Let's start the discussion. Good morning all. आवाज आ रही मेरी? Good morning, sir. Good morning, sir. Morning. Morning, sir. Good morning. गुड मॉर्निंग सर. Good morning. Good morning. Okay. तो आज हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं. Today we are going to learn about a new algorithm. Again, linear model है ये. It is a model based on linear relationship between the data. क्लासिफिकेशन मॉडल ही है, बट लीनियर मॉडल हम लोग पढ़ेंगे. इसमें स्ट्रेट लाइन की बेसिस पे ही ये वर्क करता है. सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स एंड व्हाट इज द एल्गोरिदम, एंड देन उसी के आगे उसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे. राइट, तो स्टार्ट करते हैं. वो कभी आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया होगा जो प्रॉब्लम मैंने दिया था उस पर वर्क करना, और यू आर ट्राइंग टू डू इट. ग्रुप्स सभी के बन गए थे कंपटीशन के लिए. होपिंग टू गेट सम सबमिशंस वेरी सून. चलो तो स्टार्ट करते हैं. तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अनदर एल्गोरिदम, एंड दिस एल्गोरिदम इज कॉल्ड एज SVM. SVM means support vector machine. सपोर्ट वेक्टर मशीन यानी SVM. क्लासिफिकेशन के लिए नॉर्मली ये यूज होता है, बट इट कैन डू रिग्रेशन एज वेल. तो दोनों हम लोग देखेंगे. तो SVM दैट इज सपोर्ट वेक्टर मशीन. इसके दो अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं, दो अलग अलग तरीके होते हैं. SVM के थ्रू आप सबसे पहले यूज करते हैं SVC, मीन सपोर्ट वेक्टर classifier, and then SVR, that means support vector and then regressor. तो अगर हम लोग रिग्रेशन में यूज करने जा रहे हैं इसको, तो ये रिग्रेसर यूज होता है, और अगर आपको क्लासिफिकेशन करना है इसके थ्रू, तो ये क्लासिफायर यूज होता है. ठीक है, वॉइस क्लियर है? कोई प्रॉब्लम किसी को? तो बेसिकली इसमें दो चीजें होती हैं. सपोर्ट वेक्टर मशीन में हमारे पास दो होता है, पहला क्लासिफायर, दूसरा रिग्रेसर. ठीक है, अगर रिग्रेसर यूज कर रहे तो ये रिग्रेशन में काम आएगा, क्लासिफायर यूज कर रहे तो ये क्लासिफिकेशन में काम आएगा. एंड दिस इज ऑल्सो अ लीनियर मॉडल. तो अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछता है व्हाट आर द डिफरेंट लीनियर मॉडल्स दैट यू हैव यूज्ड, तो मेजरली आप कौन कौन से लीनियर मॉडल्स बता सकते हैं? कौन कौन से लीनियर मॉडल आपने यूज करे हैं अभी तक? लीनियर रिग्रेशन, ठीक है. और कोई यूज किया है? सर लॉजिस्टिक रिग्रेशन. क्यों लॉजिस्टिक रिग्रेशन, क्यों है ये लीनियर मॉडल? क्योंकि लॉजिस्टिक रिग्रेशन में भी हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन का यूज होता है. स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो है y इक्वल टू β0 प्लस β1x1 प्लस β2x2, वो यूज होता है. याद हो लॉजिस्टिक रिग्रेशन का फॉर्मूला था प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू डिग्री ऑफ x इज 1. यस, 1 प्लस e टू द पावर माइनस y, और यहाँ पे हमारे पास जो था वो था β0 प्लस β1x वाला. ये यूज हो रहा था. एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है. तो इसलिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन में भी एक स्ट्रेट लाइन का यूज हुआ, इसलिए इसको लीनियर मॉडल बोलते हैं. और लीनियर रिग्रेशन में तो इस इक्वेशन का डेफिनेटली यूज होता ही है. ठीक है. एंड देन सपोर्ट वेक्टर मशीन इज द थर्ड वन. अब इसमें सपोर्ट वेक्टर, क्लासिफायर एंड रिग्रेशन दोनों आ जाएगा. तो ये सब लीनियर मॉडल होते हैं. क्यों? क्योंकि इनमें लीनियर रिग्रेशन का यानी लीनियर इक्वेशन का, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का यूज होता है. अब बाकी दो तो आपने देखे. अब देखते हैं कि SVM में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का कैसे यूज होता है. तो उसके लिए हम सबसे पहले SVC पढ़ेंगे एंड देन SVR पढ़ेंगे. ठीक है. तो SVC देखते हैं. SVC क्या होता है? सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर. तो सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर, इसका मतलब अगर हमारे पास डेटा पॉइंट्स हैं तो उन डेटा पॉइंट्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं, कैसे अलग अलग करते हैं.
सपोज हमारे पास ये डेटा पॉइंट्स हैं, एक ये डेटा पॉइंट है, मतलब ये एक हमारे पास अलग ग्रुप है जिसके अंदर अलग अलग डेटा पॉइंट्स हैं, और दूसरा ग्रुप हमारे पास ये है सपोज। तो सपोर्ट वेक्टर मशीन या सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है? तो इसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि हमारे पास ये एक ग्रुप है, यानी ये हमारे पास एक क्लास है, क्लास 1, एंड दिस इज क्लास 2। ये क्लास 1 है और ये क्लास 2 है, दो अलग अलग क्लासेस अगर हमारे पास हैं, तो इन दोनों को आप कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं, कैसे उनको अलग अलग कर सकते हैं? तो दो क्लासेस को अलग अलग करना है, उसके अलग अलग तरीके हमने देखे थे। एक हमने देखा था KNN, तो KNN के अंदर तो हमने देखा था कि जो भी आपका पॉइंट है उसको क्लासिफाई करना था, तो उसके लिए हमने पॉइंट लिया और उसके आसपास के नियरेस्ट नेबर निकाल के देख लिए थे। और उन नियरेस्ट नेबर के अंदर की जो क्लासेस थी, जैसे यहाँ पे 5 ग्रीन पॉइंट्स हैं और 0 ब्राउन पॉइंट है, तो ऑफ कोर्स ये वाला जो पॉइंट आएगा इसको भी आप क्या बोलेंगे? दिस इज ऑल्सो अ ग्रीन पॉइंट। ऐसा आप लोगों ने कर दिया था किसमें? KNN में। बहुत इजी था। अब यहाँ पे हमारे पास KNN नहीं है, यहाँ पे हमारे पास SVC है, सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर है, SVC। तो उसके अंदर हम लोग कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे? तो उसमें क्लासिफिकेशन करने का तरीका है कि भाई हमको पॉइंट्स को अलग अलग सेग्रीगेट करना है, बाउंड्रीज बनानी है। तो कैसे किया जाए? तो उन्होंने बोला कि कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सा एक्सरसाइज करो, कॉमन सेंस है कि ये दोनों अलग अलग दिख रहे हैं। एक ट्राई ये करो, अगर ये 2 डायमेंशनल है तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। ये ऐसा मैं स्ट्रेट लाइन को अलग कलर से बना रहा हूँ। तो आप क्या करो, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। और ये जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी? कम ऑन, Beta 0 plus beta 1 करेक्ट, सेम इक्वेशन होगी। बीटा 0 प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2। याद आया आपको? फिर से स्ट्रेट लाइन आ गई यहाँ पे। जहां भी ये इक्वेशन आएगी या स्ट्रेट लाइन आएगी तो हम मॉडल को बोल देंगे लीनियर मॉडल है। इसलिए ये मॉडल लीनियर मॉडल कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन हमारे पास। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, उन्होंने बोला। अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, यानी y इक्वल टू बीटा 0 प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 एंड सो ऑन। ये जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आई है, अब ये स्ट्रेट लाइन तो आपने बना दी। ये स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद ये क्या बोलते हैं? तो ये बोलते हैं कि अब क्या करो, अब समझो कि ये हमारे पास एक्सिस है। ये जो स्ट्रेट लाइन है, समझो कि ये क्या है? एक्सिस है। मतलब ये नहीं है, एक्स और वाई एक्सिस ये नहीं है, एक्स और वाई एक्सिस ऐसा है। तो समझो कि ये जो हमारे पास है ये एक्स एक्सिस है और ये जो हमारे पास है ये वाई एक्सिस है। अगर ऐसा है तो ये क्या होगा? ये हमारे पास होगा ओरिजिन, यानी 0 होगा। और अगर ये 0 है तो आप जानते हैं कि ओरिजिन के ऊपर जो रहता है वो सारी क्या आती है? पॉजिटिव वैल्यू आती है। और नीचे क्या आती है? सारी नेगेटिव। नेगेटिव। तो अब इसका क्या कहना है? अब इसका क्या कहना है कि हमारी ये जो इक्वेशन है y, हाँ मतलब ये जो पूरा चीज आया था बीटा 0 प्लस बीटा 1 x1 समथिंग समथिंग, ये क्या था? हमारा y था। ये तो क्या था? हमारा y था। तो इन्होंने कहा कि अगर y, जो कि ये पूरी चीज है y, अगर y ऊपर की तरफ है, मतलब पॉजिटिव है, अगर ये y ऊपर की तरफ है यानी पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास एक क्लास हो जाएगी। यू कैन कॉल इट एज अ क्लास 1, जो भी आपके पास है वो क्लास का नाम कुछ भी हो, बट दैट इज गोइंग टू बी वन क्लास। और अगर ये नीचे है तो दैट इज गोइंग टू बी अनदर क्लास, दैट इज क्लास 2। सिंपल। तो उनका कहना है कि अगर y 0 से बड़ा है तो क्लास 1 है, नहीं तो क्लास 2 है। मतलब जो सारे इस एक्सिस के ऊपर आते हैं वो एक क्लास के, और जो नीचे आते हैं वो दूसरी क्लास के। अब नाउ यहाँ पे क्लास 1 क्या है, क्लास 2 क्या है, वो आपकी डेफिनेशन है। क्लास 1 हमारे पास ग्रीन भी कर सकते हो आप, क्लास 1 ब्राउन भी हो सकता है, वो आगे डिपेंड करेगा कि कैसा आपके पास क्लासिफिकेशन आ रहा है। बट अगर अलग अलग करना है तो इनका सिंपल सा प्रिंसिपल है, इनका सिंपल सा कहना है कि अगर y की वैल्यू 0 से बड़ी आ गई
तो वो एक क्लास होगी, अगर y की वैल्यू 0 से छोटी आ गई तो वो दूसरी क्लास। सिंपल। और यही हमारे पास क्या होता है, एसवीसी का बेसिक प्रिंसिपल होता है। अब इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट है इसमें? नो सर। है ना? तो ये बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है। नाउ एक और चीज इसके अंदर कुछ कुछ टर्म्स होती हैं, जस्ट उस टर्म का यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे। नाउ अगला क्वेश्चन ये आता है कि ये जो क्लासिफिकेशन हो रहा है, इस क्लासिफिकेशन में करना क्या होता है। तो अब इसके अंदर हमको क्या करना है, ये जो पूरा क्लासिफिकेशन जो वाली जो चीज है, इस पूरी क्लासिफिकेशन में एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है। और वो चैलेंज क्या होता है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन को बनाना। क्योंकि अगर आपके पास इस तरह से अलग अलग पॉइंट्स हैं, एक ये पॉइंट है, मतलब एक ये हमारे पास डेटा सेट है और दूसरा अगर हमारे पास ये डेटा सेट है, तो इन डेटा सेट्स को अलग करने के लिए आप जब स्ट्रेट लाइन बनाने की कोशिश करोगे तो हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से स्ट्रेट लाइन बना सकता है। कोई जो रहेगा स्ट्रेट लाइन को ऐसे बना सकता है, कोई जो है स्ट्रेट लाइन को ऐसे भी बनाने की कोशिश कर सकता है, कोई स्ट्रेट लाइन को समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट भी बना सकता है, अलग अलग बन सकते हैं। तो लाइन नंबर 1, 2 एंड 3, इन तीनों स्ट्रेट लाइन में से सबसे अच्छी स्ट्रेट लाइन कौन सी है? विच इज द बेस्ट वन? तीनों में से बेस्ट स्ट्रेट लाइन कौन सी होनी चाहिए? सर 2। 2 2 है ना? 2 क्यों अच्छी होनी चाहिए? क्योंकि 2 जो है वो काफी डिस्टेंस पे है। अगर मैं 1 को हटा देता हूँ और 3 को हटा देता हूँ तो 2 बेटर क्यों है? यहाँ पे 2 बेटर इसलिए है क्योंकि ये 2 जो है वो बहुत अच्छे से सेग्रीगेट कर रही है दोनों बाउंड्रीज को, राइट? दोनों बाउंड्रीज को बहुत अच्छे से सेग्रीगेट कर रही है और ये डिस्टेंस अच्छा खासा है इनके बीच में। तो जिससे क्या हो रहा है कि मिस क्लासिफिकेशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ऐसा नहीं होगा कि ग्रीन वाला ब्लू वाले जोन में आ गया, ब्लू वाला ग्रीन वाले जोन में आ गया। दो ऐसा हो जरूर सकता है बट कम चांसेस है। Those who are not talking, please go on mute. तो ऐसा हो जरूर सकता है कि ऐसा मिक्सअप हो, बट चांसेस बहुत कम होंगे इसके होने के। तो जो बेस्ट लाइन होगी वो हमारे पास इस तरह की होगी, ठीक है? और इस तरह की बेस्ट लाइन बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? तो उसके लिए एक सिंपल सी चीज करनी पड़ती है कि ये जो हमारे पास डेटा पॉइंट्स हैं सारे, उसमें से सबसे कॉर्नर वाला डेटा पॉइंट आपको ढूंढना पड़ेगा, बाउंड्री वाला। जैसे यहाँ पे ये वाला पॉइंट है, और इधर से भी सबसे बाउंड्री वाला पॉइंट देखना पड़ेगा, जैसे ये पॉइंट है। अब ये जो दोनों कॉर्नर वाले आपको डेटा पॉइंट्स मिल गए, इन दोनों कॉर्नर वाले डेटा पॉइंट्स को पकड़ो, और इन दोनों पॉइंट्स को पकड़ने के बाद, एक पॉइंट हमारे पास इधर था, एक पॉइंट हमारे पास इधर था, तो ये जो दो पॉइंट और बाकी सारे सब कहीं इधर थे, इसके भी सब कहीं इधर थे। तो ये जो सबसे कॉर्नर वाले जो पॉइंट हमको मिले हैं, इन दोनों कॉर्नर वाले पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इन दोनों को बोलते हैं सपोर्ट वेक्टर। इनको क्या बोलते हैं? सपोर्ट वेक्टर। तो पॉइंट यह है कि भाई जो भी हमारे पास सपोर्ट वेक्टर मशीन बना रहे हो, तो उसके लिए हमको सबसे पहले सपोर्ट वेक्टर्स को ढूंढना पड़ता है। अब सपोर्ट वेक्टर्स तो आपको मिल गए, सबसे कॉर्नर वाले पॉइंट। अब ये जो सपोर्ट वेक्टर्स आपको मिले हैं, इन दोनों सपोर्ट वेक्टर्स को पकड़ने के बाद आपको अगला काम क्या करना है? तो इन दोनों को पकड़ने के बाद अगला काम आपको क्या करना है? तो अगला काम ये होता है कि दोनों सपोर्ट वेक्टर जो रहते हैं उनके ऊपर ऐसा लाइन आप खींचते हैं। तो ये जो लाइन आई है, इसका जो गैप आया है, ये जो डिस्टेंस आया है, इसको बोलते हैं मार्जिन। मार्जिन। नाउ ये जो सपोर्ट वेक्टर्स थे, जो हमारी लाइन बनती है, ये लाइन इट शुड बी एग्जैक्टली एट द मिडिल ऑफ दिस मार्जिन।
इस तरह से हम लोग कोशिश करते हैं। तो ये जो लाइन है इसको इस पूरे मार्जिन के एकदम बीच में आना चाहिए, ये हमारी जो रहती है ये एक्चुअल लाइन होती है। ठीक है, तो बेटर क्लासिफिकेशन जो अगर बोलेंगे कि सबसे अच्छे तरीके से क्लासिफिकेशन आप करना चाहते हो जिसमें कम से कम मिक्सअप हो, तो उसके लिए मार्जिन की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? अच्छे क्लासिफिकेशन के लिए मार्जिन की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए या लो होनी चाहिए? हाई। हाई होनी चाहिए, क्योंकि जितना दूर दूर होंगे पॉइंट्स उतने अच्छे से आपके जो पॉइंट्स रहेंगे वो क्लासिफाई होंगे। करेक्ट है, तो मार्जिन की वैल्यू हमारे पास कैसी होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हाई होगी तो पॉइंट्स अच्छे हैं। क्लियर? इसमें कोई डाउट है किसी को? कोई क्वेश्चन? नो सर। है ना? तो ये हमारे पास जो रहता है ये सपोर्ट वेक्टर मशीन का प्रिंसिपल होता है। नाउ इसके अंदर कोई आपको क्वेश्चन रहता है तो आप पूछो, अदरवाइज दैट इज ऑल अबाउट सपोर्ट वेक्टर मशीन फॉर नाउ। फिर उसके अंदर कुछ और कंसेप्ट्स मैं आपको बताता हूँ। नहीं है? Sir, if we have multiple classes, then how it work? हाँ, अगर मल्टीपल क्लासेस होगा तो कैसे काम करेगा? वो थोड़ा ट्रिकी होगा। ट्रिकी मतलब क्या होगा? ट्रिकी एज इन थोड़ा सोचने में, इमेजिन करने में आपको मुश्किल पड़ेगी। बट उसके अंदर क्या होगा, मल्टीपल क्लासेस होगी, और ये भी जरूरी है कि मल्टीपल क्लासेस के साथ मल्टीपल डेटा पॉइंट्स भी हो सकते हैं, मल्टीपल डायमेंशन भी हो सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं कि आपका एक्स और वाई एक्सिस ही होगा, जेड एक्सिस भी हो सकता है। तो वो जो है वो 3 डायमेंशनल केस हो जाएगा। लेट मी शो यू सम डायग्राम्स, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। We see in 3 in multi dimension। तो ऐसे केसेस में क्या होना चाहिए? कुछ भी दिख नहीं रहा है सर। हाँ हाँ, अभी दिखेगा, मैं उसको शेयर नहीं किया है। अभी दिख रहा है क्या? तो नहीं, ये हाँ अभी दिख रहा है ना? तो अगर मल्टी डायमेंशन में अगर आप बात करते हैं, देखो ये तो मैंने जो अभी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसके अंदर आप क्लियरली देख रहे हैं कि मार्जिन कैसे बना है और बाकी की कैसे चीजें बनी है। ठीक है, ये दिख रहा है आपको? तो ये मार्जिन Sir, आपके, सर ये Only, व्हाइट बोर्ड है। white board वाला ही दिख रहा है सर। अच्छा एक व्हाइट बोर्ड क्यों दिख रहा है? मैंने तो, एक मिनट, हाँ सॉरी, व्हाइट बोर्ड ही दिख रहा होगा। अभी दिख रहा है? तो ये मार्जिन वाला तो आपको मैंने ये दिखाया है। यस सर। थोड़ा सा फिगर ब्लर है। यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला जो रहता है, ये मार्जिन वाले मैंने आपको दिखाए थे। नाउ इसी में ही 3 डायमेंशन में ये रहे, मल्टीपल डायमेंशन में अगर रहता है तो मल्टी डायमेंशन में हमको क्या करना पड़ता है? अगर डेटा जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के सिवा तीसरे किसी एक्सिस पर है तो उसमें आपको फिर यू कैन ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। वहां पे स्ट्रेट लाइन काम नहीं करती, वहां पे आपके पास क्या कहलाता है? ये जो रहता है ये प्लेन कहलाता है। तो प्लेन बनाना पड़ता है, और इस प्लेन को आप क्या बोलते हैं? प्लेन नहीं बोलते, इसको बोलते हैं हाइपर प्लेन। ठीक है, तो आपको हाइपर प्लेन बनाना पड़ता है, तो ये प्लेन होता है। कुछ हाइपर प्लेन और प्लेन में कोई डिफरेंस नहीं। प्लेन मतलब क्या होता है? तो प्लेन मतलब ऐसे कोई स्ट्रक्चर होता है जो कि बहुत सारी स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना होता है। ठीक है, प्लेन मतलब एक पतली सी शीट की बात कर लो तो वो प्लेन कहलाता है। पतली शीट हो गई, मतलब स्ट्रेट लाइन मतलब समझ लो, स्ट्रेट लाइन तो हमारे पास एक स्टिक हो गई, एक डंडी हो गई, और प्लेन मतलब एक प्लाईवुड का टुकड़ा समझ लो, या कंप्लीट प्लाईवुड समझ लो, वो प्लेन होता है। तो प्लेन मतलब एक प्लाईवुड, और लाइन मतलब एक स्टिक, एक डंडी। ठीक है, तो उस केस में आपको एक प्लेन बनाना पड़ता है, और उस प्लेन के थ्रू आप इस 3 डायमेंशनल फिगर को डिफरेंशिएट करते हैं। क्लियर? नाउ अगर मल्टी क्लासिफिकेशन होगा तो मल्टी क्लासिफिकेशन में कैसा दिखेगा? समथिंग बहुत ज्यादा मैसअप हो जाएगा, इसलिए दिखाना
मुश्किल होगा मेरे लिए, बट वो हो जाता है। मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन भी होता है उसके अंदर। मेरे पास इसके डायरेक्ट फिगर्स नहीं होंगे, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। ये रहा। तो ये जो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है, इसके अंदर भी आप मल्टीपल प्लेन्स के थ्रू इसको अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा, इसके अंदर एक ब्लू क्लास है, एक रेड क्लास है और एक समथिंग येलोइश क्लास है, या ये रहा। और उसमें फिर आपको मल्टीपल प्लेन्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ग्रीन, रेड और ब्लू, वो मल्टीपल क्लासेस बनेंगी और वो फिर उसके अंदर प्लेन्स बना के देती है अपने को। सर इस केस में जो होंगे फिर मार्जिन जो होंगे ये एक से ज्यादा होंगे, हाँ बिकॉज क्लासेस अलग अलग हैं। हाँ, तो वो हर एक, जैसे जैसे अगर हमारे पास एक क्लास और दूसरी क्लास के सेग्रीगेशन के लिए अलग अलग मार्जिन आते हैं फिर उसमें। जैसे ये तो हमारे पास क्या हो गया, ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है, और ये पूरा हमारे पास मार्जिन आ गया। अब ये जो मार्जिन आया इसके बीच में स्ट्रेट लाइन आ गई। नाउ फिर और क्या होगा, तो बीच में अगर आप बात करेंगे इस तरह की, तो इस तरह के प्लेन की अगर आप बात करेंगे, तो इस तरह के प्लेन में हमारे पास इस तरह से मल्टीपल लाइंस बनानी पड़ेगी आपको, 1 2 3। तो पहली जो लाइन रहेगी वो इन दोनों के लिए सेग्रीगेशन होगा। जैसे ग्रीन वाली जो हो गई, ये ग्रीन वाली जो रहेगी वो ब्लू और ग्रीन को सेग्रीगेट कर रही है। ये वाली जो लाइन रहेगी, जैसे इसने जो दिखाया है, ये कलर कोडिंग समझो, 3 इसने लाइन बनाई है। अब अगर इस वाली लाइन की बात करेंगे, तो ये जो सेग्रीगेट कर रही है ब्लू और ग्रीन को कर रही है, ब्लू और ग्रीन को ये सेग्रीगेट कर रही है। ये वाली जो लाइन है ये ग्रीन और रेड को सेग्रीगेट कर रही है। कलर देखो लाइन के, ये लाइन जो है ये रेड और ब्लू को सेग्रीगेट कर रही है। तो ऐसे जो मल्टीपल लाइंस रहती है फिर वो बनानी पड़ती है आपको। ठीक है, ये तो इस तरह से हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाएगा। क्लियर है दीपक, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन? Yes, sir. सर मतलब इस मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन अगर करेंगे तो 3 बार एल्गोरिदम को रन करना पड़ेगा। हाँ, एल्गोरिदम जो रहेगा वो तीनों के लिए रन होगा, आपको रन नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली अंदर के अंदर ही रन हो जाएगा। ठीक है, यस सर। अच्छा, बार बार मैं अलग अलग एल्गोरिदम पढ़ाता हूँ तो आपको बोलता हूँ कि भाई अलग अलग सोर्सेज को देखा करो, अलग अलग इंटरनेट के जो रिसोर्सेज है उसको रीड किया करो, तो काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती है। तो एसवीएम को हम लोग रीड करते हैं आज एक नई वेबसाइट पे, विच इज कॉल्ड एज एनालिटिक्स विद्या। एनालिटिक्स विद्या एक अच्छी वेबसाइट है, उसके अंदर आपको अच्छे आर्टिकल, अच्छी डिटेलिंग मिलती है हर एल्गोरिदम की। यू शुड रेफर इट। तो इसको, इस वेबसाइट को, एनालिटिक्स विद्या, इसको थोड़ा ध्यान में रखो। ठीक है, उस पे से मैं आपको एक सपोर्ट वेक्टर मशीन का एक और आर्टिकल दिखाता हूँ, और इस तरह के आर्टिकल्स आप लोग पढ़ने की आदत डालो, बिकॉज टिल नाउ यू हैव नॉट बीन डूइंग इट, बट इसकी आदत डालो, इससे अच्छा होता है, काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो ये सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर के लिए एक आर्टिकल है। ठीक है, ये देखो, तो सपोर्ट वेक्टर मशीन का एक आर्टिकल है एनालिटिक्स विद्या पे, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ नाउ। इसके अंदर जैसे मैं अभी आपको एक्सप्लेन किया था, ये सपोर्ट वेक्टर्स कहलाते हैं। अभी आप देखोगे कि इसको सपोर्ट वेक्टर बोला है क्योंकि ये एकदम कॉर्नर का है और ये दोनों कॉर्नर के हैं। तो जो भी आपकी स्ट्रेट लाइन होगी, पहले सपोर्ट वेक्टर से होते हुए एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे आप सीधी, एंड देन उसके बाद में उसके बीच वाली लाइन बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या बता रहा है, कैसे ये वर्क करता है। तो सबसे पहले हमको सपोर्ट वेक्टर मतलब हाइपर प्लेन बनाना है, जो कि दोनों तीनों क्लासेस से होकर जा रहा है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सपोर्ट वेक्टर से पास होने वाले हाइपर प्लेन के लिए 2 लाइन बनाएंगे, तो एक लाइन ये रही, एक ये रही, और उसके बीच वाली लाइन हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। नाउ ऑप्टिमम लाइन क्या होगी, सबसे अच्छी लाइन क्या होगी, तो सबसे अच्छी लाइन वही होगी जो एकदम ए और बी के एकदम बीच से निकल रही है, सी। ठीक है, नाउ उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, वही उसको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा डिस्टेंस को, तो वो हमने मैक्सिमाइज कर लिया। अब उसके बाद क्या होगा, हाँ, अब उसके बाद एक सिनेरियो और मैं बताता हूँ जो हो सकता है, जो आपको समझ नहीं आ रहा होगा अभी, मतलब एकदम समझेगा नहीं। जैसे हमारे पास ये केसेस आ गए, अब ये जो केस है इसके अंदर कोई मुझे प्लेन बना के बता सकता है क्या कि कैसा प्लेन बनेगा? इस केस में क्या करेंगे?
ये वाला जो केस है, सर क्वाड्रेंट में अलग अलग 2 लाइनें बनाना पड़ेगी इसमें, अलग अलग क्वाड्रेंट में। तो कैसी 2 लाइनें? सर एक 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 एक्स एक्सिस के पैरेलल और एक वाई एक्सिस के पैरेलल। ऐसी? ये वाई के सर पैरेलल? हाँ सर, ये वो जो रेड डॉट और जो स्टार्स है उनके बीच में बनाना पड़ेगी सर, ऐसी हर क्वाड्रेंट में अलग अलग। ये यस सर। बट इसमें तो 4-5 लाइन अलग अलग हो गई है। आपको तो अभी इन दोनों को दो क्लासेस को क्लासिफाई करना, मतलब ब्लू की डेफिनेशन आप क्या बोलेंगे? जैसे मैंने पहले ब्लू की डेफिनेशन बोली थी कि जो भी लाइन के ऊपर आया उसको हमने क्लास 1 बोल दिया, मतलब लेट्स से ब्लू बोल दिया, और जो वाई के नीचे आया उसको आपने क्या बोल दिया? रेड बोल दिया था। पर यहाँ पे क्या बोलोगे? सर कोऑर्डिनेट्स देना पड़ेंगे सर, कि इस कोऑर्डिनेट्स के ऊपर रहे तो। वो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा ना, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स भी कितने बोलोगे? एक कोऑर्डिनेट ये है, दूसरा कोऑर्डिनेट यहाँ पे रहेगा, तीसरा यहाँ रहेगा, चौथा यहाँ रहेगा, और वो फिर फिक्स टाइप का हो जाएगा ना, यस सर। तो थोड़ा मुश्किल है। इसको कुछ और तरीके से देखें तो कई बार ऐसे केसेस भी होते हैं कि जब आप ये टॉप व्यू देखते हैं, मतलब अभी जो अपना है वो टॉप व्यू देख रहे हैं हम लोग। टॉप व्यू मतलब क्या कि ऊपर से देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं ऊपर से। क्या उसको कभी साइड से देख सकते हैं क्या? मतलब एक ही चीज है। जैसे किसी ग्लास की बात करेंगे, हमारा ग्लास ऐसा दिख रहा है, ठीक है? अब ये कहाँ से दिख रहा है? आप इसको साइड से देख रहे हो तो आपको ग्लास ऐसा दिखता है। बट इसी को ऊपर से देखोगे तो कैसा दिखेगा? सिर्फ सर्कल दिखेगा सर। सिर्फ सर्कल दिखेगा, एक के पीछे समथिंग ऑफ दिस, है ना? दूसरा जो ग्लास का दूसरा पोर्शन जो रहेगा वो एकदम नीचे दबा हुआ रह जाएगा, ऊपर से देखोगे तो। यहाँ से देख रहे हो तो ऊपर से देखोगे तो सिर्फ ये वाला पोर्शन आपको दिखेगा, और ये वाला जो पोर्शन है ये जो रहेगा ये इसके नीचे दब जाएगा, ऊपर से देखोगे तो। ये कहलाता है टॉप व्यू, यानी ऊपर से देखना। और ये होता है साइड व्यू, यानी बाजू से देखना। आप आपके आपके पास अगर कोई भी ऐसा मटेरियल है, यानी ग्लास है या कुछ भी चीज़ है, तो आप उसको देखो। जब आप ग्लास या कोई चीज़ को देखने की कोशिश करते हो, साइड से देखते हो, तो ग्लास आपको ऐसा दिखता है, ये साइड से देख रहे हो तो, है ना? बट अगर उसको ऊपर से देखोगे, यहाँ से देखोगे, तो आपको सिर्फ ये ऐसा सर्कल दिखेगा। और वो जो दूसरा वाला जो लेयर है, ये वाला जो लेयर है, ये वाला लेयर यहाँ पे नीचे दिखेगा, ठीक है? ये टॉप व्यू हो गया। तो यहाँ पे भी वही केस कर सकते हैं कि ये हम लोग टॉप से देख रहे हैं, क्या इसको कभी साइड से देखेंगे तो कैसा दिखेगा? तो इसको अगर आप ये समझ में आया टॉप व्यू और साइड व्यू की क्या बात कर रहा हूँ मैं? टॉप व्यू और साइड व्यू की क्या बात कर रहा हूँ, समझ में आया किसी को? कोई प्रॉब्लम है इसमें? तो तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारी जो रेड क्लास है वो ये रही, रेड क्लास ये रही, और जो ब्लू क्लास है वो ब्लू क्लास इस तरह की हो। ऐसा भी तो हो सकता है। जब आप उसको, मतलब अगर इस फिगर की बात करेंगे तो ये फिगर ऐसा है, तो उसके अंदर हमारे पास ब्लू ब्लू यहाँ दिख रहा होगा, तो उसमें हमारे पास क्या होगा कि ऐसा हो सकता है कि ब्लू ब्लू हमको यहाँ दिखे ऐसा, ये ब्लू है, और फिर उसके बाद जो रेड है वो रेड कुछ इस तरह से हो। सर ये क्या 3 डायमेंशनल हुआ है क्या सर? हाँ, 3 डायमेंशनल है, तो ऐसा भी तो हो सकता है। और ये केस एग्जैक्टली वही हो कि भाई ऊपर से देख रहे हो तो आपको ऐसा दिख रहा है जिसके अंदर ब्लू रेड रेड आसपास है और ब्लू वाला नीचे। तो जब इसी को आप साइड से देखोगे, तो साइड से देखोगे तो ये कैसा दिखेगा? साइड से देखोगे तो ये ऐसा दिख सकता है, करेक्ट? ये साइड व्यू है इसका। अब ऐसे केस में अगर आपने कोई प्लेन बनाना है तो वो प्लेन आप अब ऐसा बना सकते हैं जो कि इसको सेग्रीगेट कर दे। सही है, नहीं है? यस सर। तो ये जो चीज होती है इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब आपने क्या किया, एक एक्स्ट्रा एक्सिस डाल दिया इसके अंदर,
एक्स्ट्रा एक्सेस डाल दिया। पहले हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस ही थे, बट आपने सेम डेटा को जेड एक्सिस के साथ यानी तीसरे एक्सिस के साथ डाल दिया, तो डेटा ऐसा भी दिख सकता है। और अगर ऐसा दिखेगा तो उस केस में वो सेग्रीगेट हो सकता है। ठीक है, तो ये जो चीज कहलाती है, ये कहलाती कुछ ट्रिक किया है आपने इसके साथ। ये जो आपने क्या किया है, ट्रिक किया है डेटा के साथ में। ठीक है, और सर मतलब अगर अपने को डेटा सेट दिया हो 2D में तो उसको 3D में कन्वर्ट करके फिर सेग्रीगेट कर दिया। हाँ, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आपने 3D में कन्वर्ट किया है डाटा को, ये एक ट्रिक किया है, और इस ट्रिक को आप क्या बोलते हैं, कर्नल ट्रिक बोलते हैं। आपने क्या करा, उसका कर्नल ट्रिक किया। कर्नल ट्रिक मतलब क्या हो गया, कर्नल ट्रिक मतलब कि आपने कोई एक ऐसा फंक्शन बनाया जिससे इसको एक एडिशनल डायमेंशन में आप लेके चले गए, जेड डायमेंशन में लेके चले गए। मतलब आपने ये नहीं समझा कि डेटा हमेशा लीनियर रहने वाला है, ये नॉन लीनियर डेटा भी हो सकता है, और उस केस में ये अगेन दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है या क्लासिफाई हो सकता है बाय डूइंग सम ट्रिक। ये जो ट्रिक कहलाती है, क्या कहलाती है, कर्नल ट्रिक कहलाती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि आपसे ये पूछते हैं इंटरव्यूज के अंदर। एसवीएम की अगर बात चलती है तो उसमें आपसे पूछते हैं कि आई मीन तरीके तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बोलूं तो वो पूछ सकते हैं कि कर्नल ट्रिक क्या होती है। तो उसके इसमें आपको यही बताना है कि कर्नल ट्रिक मतलब क्या हो गया। इट इज नॉट, इट इज प्रोसेस और इट इज अ ट्रिक बाय विच वी ट्राई टू प्रोजेक्ट द सेम डेटा इन मल्टीपल डायमेंशन, और उस मल्टीपल डायमेंशन में आप प्रोजेक्ट करते हैं तो उससे डेटा सेग्रीगेट हो जाता है, जैसे यहाँ पे हुआ है। अभी इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो फटाफट, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कैसे ये डेटा यहाँ से ये इस फॉर्म में कैसे दिखा आपको। डेटा जो रहा वो दो अलग अलग फॉर्म में कैसे दिखा, इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछो आप। यहाँ से ऐसा कैसे दिख रहा है डेटा, ये आप देखो जेड एक्सिस पे मैंने दिया था। इसमें कोई क्वेश्चन है? मैंने आपको ग्लास का एग्जांपल बताया था, जो जिसमें आप पानी पीते हैं, वो वाले ग्लास की बात कर रहा हूँ मैं। तो उस ग्लास की बात बताई थी मैंने कि अगर उस ग्लास को आप देखोगे तो वो ऊपर से तो ऐसा रहता है, इसकी बाउंड्रीज ऐसी रहती है, मतलब देखोगे तो वो ऐसा दिखेगा। सेम चीज वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास ग्लास है, सपोज ऐसा है, तो उसकी जो पूरी बॉर्डर है वो ऐसी है, और नीचे से उसको आपने रेड कलर से पेंट कर रखा है, तो ये नीचे वाला है, सॉलिड पेंट कर रखा है, और ये जो है सिर्फ बाउंड्री बाउंड्री है। अब इसी को आप यहाँ से देखोगे, ऊपर से देखोगे तो वो कैसा दिखेगा, तो ऊपर से देखोगे तो आसपास से तो आपको ब्लू ब्लू दिखेगा, वो थोड़ा थिक बाउंड्री अगर होता है तो। और उसका जो बेस है, ये वाली जो चीज़ है, ये वाली जो चीज़ है, वो ऊपर से देखोगे तो ये ऐसे दिखेगी नीचे नीचे। ये एग्जैक्टली वैसा ही है। तो जब आप इसको ऊपर से देख रहे हैं तो ऐसा दिख रहा है, बट साइड से देखोगे तो ऐसा दिखेगा। तो साइड से जब आपने किया तो ये ऐसा दिख रहा है, मतलब ऊपर से जो है ग्लास की बाउंड्रीज है, और नीचे जो है उसका सॉलिड सरफेस है। तो इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट इसमें? तो ये ट्रिक कहलाती है कर्नल ट्रिक, जिसके अंदर हमने क्या करा, टॉप व्यू की जगह साइड व्यू से देख रहे हैं, और मे बी यू कैन कॉल इट एज कि उसको हम अभी तक तो एक्स और वाई में देख रहे थे, अब जेड डायमेंशन में देखा। तो ये ट्रिक कहलाती है कर्नल ट्रिक, और उस केस में आप लोग क्या कर सकते हैं, उस पर बाउंड्री बना सकते हैं। ठीक है, नाउ कर्नल भी जो रहता है वो अलग अलग तरह के होते हैं। कर्नल भी जो रहते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। ठीक है, उन कर्नल्स के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या कहलाती है वो कर्नल, और किस तरह के अलग अलग कर्नल्स होते हैं। तो कर्नल हमारे पास अलग अलग तरह की कर्नल्स होती हैं। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन से अलग अलग, उस पर मैं ज़्यादा जा नहीं रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ टाइप्स ऑफ कर्नल, तो मेजरली हमारे पास तीन तरह की कर्नल होती है जो मोस्टली यूज होती है। एक होती है रेडाइल कर्नल, दूसरी हमारे पास पॉलिनोमियल होती है, तीसरी होती है, और भी अलग अलग टाइप होते हैं। लेट मी शो यू हियर समवेयर। नॉर्मली ये नॉन लीनियर कर्नल कहलाती है। चलो अभी इसको हम करेंगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट, तो उसमें आपको कर्नल्स के टाइप भी समझ में आ जाएंगे। तो एक तो हमारे पास आरबीएफ है,
जब भी हम लोग एसक्यूएल एल्गोरिदम मतलब कैसे हम लोग इसका यूज करते हैं, तो यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो एसवीएम को यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एसक्यूएल में से एसवीएम नाम का क्लासिफायर लाते हैं और एसवीएम में से एसवीसी लाते हैं। एसवीएम मतलब सपोर्ट वेक्टर मशीन और उसमें होता है एसवीसी। अब अलग अलग तरह की चीजों के साथ अलग अलग इसके अंदर पैरामीटर्स होती है और उन पैरामीटर्स के बारे में हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं कि क्या और उनका क्या क्या इम्पेक्ट आता है। तो पहले तो इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं और उसके बाद उसकी अलग अलग पैरामीटर्स देखते हैं। तो मैं आपको बताया कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो एसवीएम यानी सपोर्ट वेक्टर मशीन, उसको आपको यूज करना है। तो उसको यूज करने के लिए हमारे पास पाइथन में फंक्शन जो था, मैंने आपको बताया कि फंक्शन हमारे पास पाइथन में अभी हम लोग इसको यूज करेंगे। तो पाइथन में जो फंक्शन है वो sklearn लाइब्रेरी से एसवीएम आपको उठा के लाना है। और एसवीएम में मैंने आपको बताया दो तरह की चीजें होती है, एक होता है एसवीसी क्लासिफायर के लिए और एक होता है एसवीआर रिग्रेशन के लिए। तो आपको क्लासिफिकेशन करना है, इसलिए एसवीसी आपने यूज किया। जब आप एसवीसी यूज करते हैं तो एसवीसी में अलग अलग पैरामीटर्स होती हैं, उसमें से कुछ पैरामीटर के बारे में जानते हैं जो कि उसके ऑप्टिमाइजेशन के लिए काम होती है। तो ये जो पैरामीटर्स हैं उसमें से पहली चीज होती है सी, दूसरी चीज होती है कर्नल और तीसरा होता है डिग्री देन गामा। ठीक है, तो डिग्री, गामा, सी और कर्नल, इनके बारे में जानते हैं कि क्या क्या चीज होती है। उसमें से हम तीन चीजें इंपॉर्टेंट है जो जानेंगे। पहला होता है कर्नल, जो कि मैं आपको बताया कि क्या चीज होती है और ये क्या इंडिकेट करती है। दूसरी होती है गामा और सी। तो चलो कर्नल के बारे में जानते हैं कि कर्नल क्या होती है। ठीक है, तो कर्नल के बारे में हमने आपको ऑलरेडी बताया कि ये क्या होती है, कि वो जो भी आपका एक्सेस होता है उसको 3 डायमेंशन में ले जाने का। अब उसको 3 डायमेंशन में ले जाने के लिए उसके टाइप क्या होते हैं, तो पहला टाइप होता है लीनियर कर्नल। लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन जो हम लोग नॉर्मल काम कर रहे हैं और बाय डिफॉल्ट लीनियर ही होता है। मतलब अगर आपने कर्नल में कुछ मेंशन नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट वो क्या हो जाएगा, लीनियर कंसीडर कर लेगा। और लीनियर का मतलब हमारा वही जो अभी तक हम लोगों ने रेगुलर वाला पढ़ा था वो। तो ये लीनियर कर्नल होता है। ये दो हमारे पास क्लासेस है तो उनको सेग्रीगेट करना तो लीनियर कर्नल हो जाएगा ये। ठीक है, लीनियर। दूसरा क्या होता है, सॉरी दूसरा हमारे पास क्या होता है, आरबीएफ। और तीसरा होता है पॉलिनोमियल। लीनियर, आरबीएफ और पॉलिनोमियल, एंड देन उसके बाद और भी अदर टाइप की कर्नल हमारे पास होती है। ठीक है, सो ये अलग अलग कर्नल है। डिफॉल्ट वैल्यू में कहा था लीनियर होती है, बट लीनियर मतलब अल्गोरिदम में बाय डिफॉल्ट हमारे पास आरबीएफ लगा होता है। अल्गोरिदम में बाय डिफॉल्ट आरबीएफ लगा होता है, बट यू कैन यूज लीनियर कर्नल एज वेल फॉर लीनियरली सेपरेबल डेटा। ठीक है, तो ये तो कर्नल की बात आ गई। अब हाँ सर एक क्वेश्चन था, लाइक अगर जैसे डेटा हमारा लीनियर में फॉल नहीं कर रहा है, like, गलती से हमने लीनियर यूज कर लिया, तो वो हमको कभी एरर मैसेज भी देता है क्या कि मतलब नहीं। डेटा डजंट फॉल या इट विल ऑलवेज गिव एन आउटपुट? यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स में, कि आपको एरर कभी नहीं आएगा किसी आउटपुट, बट रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। मतलब एक्यूरेसी अच्छी नहीं रहेगी, एरर से कुछ फर्क नहीं आएगा। एरर वगैरह तो नहीं आने वाला, बट एक्यूरेसी अच्छी नहीं आएगी, ये प्रॉब्लम है। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कर्नल चेंज करके देखना पड़ेगा कि नाउ लेट्स ट्राई आरबीएफ, लेट्स ट्राई पॉलिनोमियल, और तीनों कर्नल्स के साथ आप देखोगे तो फिर जो भी बेस्ट परफॉर्म कर रहा है फिर आप उसको पकड़ोगे। एरर कोई नहीं देने वाला आपको। सर तो इसमें अपन डेटा को देख के बता नहीं सकते कि ये लीनियर में फॉल होगा या नॉन लीनियर में फॉल होगा? हाँ, तो आप उसको प्लॉट करो ना, वो बता सकते हो। आप क्या करो ना कि डेटा लो, डेटा को आप प्लॉट करो। जैसे ये डेटा है हमारे पास, अब इस डेटा को प्लॉट करो। आपने प्लॉट किया, ये यहाँ पे कोड भी है इसका, आप इस आर्टिकल को देखना, इसके अंदर कोड भी दिया हुआ है आपको पूरा की पूरा। सीधे कोड को आप कॉपी पेस्ट करो अपने नोटबुक में और रन करके देखना। ठीक है, तो जब इसने ये प्लॉट किया तो प्लॉट करने के बाद डेटा ऐसा दिखा। ठीक है, अब ये जो डेटा दिखा है तो इसके अंदर आप क्या बोल सकते हो कि डेटा कैसा है, लीनियर है या फिर सर्कुलर है या नॉन क्या? लीनियर। नॉन लीनियर है, लीनियर है, जो भी है, फिर वो आप उसके हिसाब से डिसीजन बना लो। ठीक है, डेटा देख के। अब वो तो कर्नल की बात आ गई, लीनियर कर्नल के साथ। ठीक है, एसवीसी विथ लीनियर कर्नल। तो ये लीनियर कर्नल के साथ हमारे पास ये डेटा बन गया। अब लीनियर कर्नल के बाद बनाने के बाद हम लोग अगला एग्जांपल क्या देख रहे हैं, आरबीएफ कर्नल। आरबीएफ मतलब क्या हो गया, तो आरबीएफ मतलब रोटेशनल होता है, सर्कुलर होता है, थोड़ा सा एजेस उसके अंदर ज्यादा रखते हैं हम लोग। रेडियल बेसिस फंक्शन। हाँ, रेडियल बेसिस फंक्शन होता है वो। तो उसके अंदर सर्कुलर चीजें होती है, स्ट्रेट लाइन हम लोग नहीं बनाते हैं।
स्ट्रेट लाइन नहीं बनाते, क्योंकि अभी हम अगर लीनियर कर्नल लेंगे तो हमारा लिमिटेशन क्या है कि हम जो भी बनाएंगे स्ट्रेट लाइन ही बनाएंगे, वो हमारे पास लिमिटेशन होता है। पर यहाँ पर अगर डेटा देखेंगे तो डेटा के अंदर क्या होता है कि भाई जैसे ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला जो सेक्शन है, इसके अंदर स्ट्रेट लाइन मतलब इसके अंदर हमारे पास डेटा पॉइंट्स नहीं है, बट चूंकि आप लोग लीनियर कर्नल लगाए हो और लीनियर कर्नल में आप सीधी लाइन ही खींच सकते हो, इसलिए आपको ये वाला पॉइंट और ये वाला एरिया भी जबरदस्ती आपको लेना पड़ा, मतलब मजबूरी में लेना पड़ा। बट अगर ऐसा होता कि आप ब्लू कर्नल को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर पाते तो ये ज्यादा सही से रिप्रेजेंट होता, ज्यादा क्लोजर होता, आपके पास एक्स्ट्रा एरिया नहीं आता। एक्स्ट्रा एरिया मतलब एरर है, तो ये एक्स्ट्रा एरिया जो था वो ब्लू एरिया में काउंट नहीं होता, जो कि सही होता। तो इसलिए आपको सर्कुलर कर्नल यहाँ पे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करके देती। इसी तरह से अगर आप यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पे आप भी अगर वो इसको इसी तरह से सर्कुलर ले पाते हैं, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, तो वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता। और यहाँ पे भी ये इस तरह से लेना चाहिए था। सो अगर इस तरह से लेते हो तो डेटा ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करता है, क्योंकि ज्यादा क्लोज्ड आपके पास जो था वो क्लासिफिकेशन होता इस वाले डेटा पॉइंट्स का। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर हमारे पास समझ में आ रही है कि स्ट्रेट लाइन के थ्रू आप ले रहे हो तो आपके पास बहुत सारा एक्स्ट्रा एरिया आया है। तो ट्राई टू अवॉइड दैट स्ट्रेट लाइन, यानी लीनियर कर्नल को यहाँ से हटाने की कोशिश करो, उसकी जगह कुछ और ट्राई करो, प्रॉबेबली रिजल्ट अच्छे आएंगे। ठीक है, तो उसके लिए फिर हम लोगों ने क्या किया कि लीनियर की जगह हमने फिर आरबीएफ कर्नल लगाया। ठीक है, आरबीएफ कर्नल लगाया, तो आरबीएफ कर्नल लगाने से आपके पास क्या आया, तो आरबीएफ कर्नल लगाने से आपके पास डेटा थोड़ा सा ऐसा टिल्टेड आया। टिल्टेड मतलब थोड़ा सा ज्यादा बेटर हो सकता है, बट पूरा बेटर तो नहीं होगा, क्योंकि आपको पूरा ही प्लेन तो कवर करना ही है, जो भी प्लेन दिया हुआ है उसको पूरा कवर करना है, तो ऑफ कोर्स उसके अंदर कुछ बढ़ेगा कुछ घटेगा। तो आपने यहाँ पे लगाया तो उससे कुछ कुछ क्लासिफिकेशन अच्छे हुए, बट उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस हमारे पास आई, क्योंकि हमको तो पूरा स्पेस कवर करना है, तो हमने सर्कुलर बनाया, तो थोड़ा सा कंपेरेटिवली हो सकता है बेटर आया हो। ठीक है, बट नॉर्मली जब ज्यादा डेटा पॉइंट होते हैं तो हम लोग लीनियर कर्नल लगाते हैं, ज्यादा बेटर रिजल्ट हमारे पास आते हैं। ठीक, नाउ अब उसके बाद कर्नल बनाने के बाद अलग अलग तरह की कर्नल के साथ आप ट्राई कर लो, डिपेंड करेगा डेटा कैसा आपके पास है, उसके बेसिस पे आपको रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, तो यू कैन ट्राई इट आउट और फिर उसके बाद रिजल्ट का डिस्कशन कर सकते हैं। नाउ उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है कि गामा क्या होता है। कर्नल तो मैंने आपको बता दिया, कर्नल आप लोगों को क्लियर होगा अभी। नाउ कर्नल के बाद अगली चीज हम लोग पढ़ते हैं कि गामा क्या होता है। तो गामा आपको क्या बताता है यहाँ पे, गामा मतलब एक और पैरामीटर होती है। तो गामा आपको क्या बताता है यहाँ पे, कर्नल कोफिशिएंट फॉर आरबीएफ, पॉलिनोमियल, सिग्मॉइड, बहुत सारी अलग अलग कर्नल होती है ना। ये सब जो चीजें होती है, ये इनके जो कोफिशिएंट होते हैं, कर्नल के जो कोफिशिएंट होते हैं उसको गामा बोलते हैं। सो नाउ भूल जाओ कि कर्नल का कोफिशिएंट क्या होता है क्या नहीं होता है, बट गामा क्या होता है। तो गामा, अगर हायर द वैल्यू ऑफ गामा विल ट्राई टू एग्जैक्ट फिट एज द ट्रेनिंग डेटा। मतलब क्या करेगा कि एक तरह का जनरलाइजेशन करता है। जनरलाइजेशन मतलब क्या, जनरलाइजेशन मतलब ये क्या करने की कोशिश करता है, ये एग्जांपल से आपको समझेगा। जैसे आपने कर्नल क्या लिया, आरबीएफ लिया। अब कर्नल आपने आरबीएफ लिया तो आपको डेटा पॉइंट जो भी मिलेंगे वो ऐसे सर्कुलर मिलेंगे, मतलब यहाँ पे जो एजेस रहेंगी वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, वो सर्कुलर होगी, तो सर्कुलर तो मिल रही। अब यहाँ पे आपने गामा इज इक्वल टू क्या लिया हुआ है, 0 लिया है। गामा इज इक्वल टू 0 मतलब लेट इट नेचुरली फिट, जो भी हमारे पास स्मॉल एंगल आता है उसके हिसाब से इसने क्या कर दिया, उसको मोड़ दिया। अब आपने क्या करा, धीरे धीरे करके गामा की वैल्यू बढ़ाई। गामा की वैल्यू बढ़ा के 0 से 10 कर दिया। अगर आपने 0 से 10 कर दिया तो फिर गामा क्या ट्राई करता है, तो फिर वो कर्नल की एजेस को शार्प करने की कोशिश करता है। तो अगर आपने ये 0 लिया है तो 0 मतलब ये कर्नल की एज जो रहेगी वो ऐसी वाइड आएगी, ये 0 के लिए है। बट अगर आपने उसी को 10 कर दिया तो 10 करने से क्या होगा, ये जो एज रहेगी ये शार्प हो जाएगी। तो जो चीज मुड़ रही थी, जैसे ये वाला जो एज था पहले इस डायरेक्शन में मुड़ रहा था 0 के साथ में, बट अगर आपने 10 किया तो ये और शार्प होके इस तरह से मुड़ने की कोशिश करेगा। ये वाला जो लाइन था ये भी स्लाइट टिल्ट हुआ था गामा के साथ में, गामा इज इक्वल टू 0 के साथ में। तो 0 के साथ में ये स्लाइटली टिल्ट हुआ था, पर अगर आपने उसको 10 कर दिया तो वो बहुत शार्पली टिल्ट होगा, ये 10। ठीक है, इसी तरह से ये जो था ये थोड़ा टिल्ट हुआ था, बट 10 के साथ में और ज्यादा टिल्ट हो जाएगा, ये 10 के साथ में।
समझ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? यस तो सर। इस तरह से जो गामा का इम्पैक्ट आता है कि गामा करोगे तो ये जो एजेस रहेगी बहुत शार्प टिल्ट होगी और शार्प टिल्ट होके इस तरह के क्लस्टर्स बना लेगी, जो कि रिलेटिवली काफी अच्छा आई वुड से क्लासिफिकेशन बना सकता है। बट एट द सेम टाइम अगर आपने बहुत ज्यादा गामा की वैल्यू डाल दी तो बहुत ज्यादा गामा की वैल्यू डालने से ये बहुत ज्यादा शार्प हो जाएगा और एकदम ही पॉइंट टू पॉइंट कवर करने की कोशिश करेगा। तो ये वाली जो स्टेट होती है इसको बोलते हैं ओवरफिटिंग। ओवरफिटिंग मतलब क्या हो गया? ओवरफिटिंग का मतलब हो गया कि आपका जो ट्रेनिंग डेटा है आप उसके लिए बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो गए हो, जहां जहां डेटा पॉइंट से सिर्फ उसको आपने कवर कर लिया बेस्ड ऑन द ट्रेनिंग, विच इज नॉट द राइट थिंग टू डू। तो यहाँ पे आपके पास गामा की वैल्यू मॉडरेट आपको रखना चाहिए ताकि जनरलाइज्ड डेटा आपको मिले। ठीक है, ये गामा होता है। तो गामा मतलब क्या करता है? गामा ये एजेस को कंट्रोल करता है, कितनी शार्प एजेस अपने पास आएगी, ये या ये या ये। ठीक है, प्रॉबेबली ये गामा इज इक्वल टू 5 करते तो ये आता था। ठीक है, क्लियर? इसमें कोई डाउट? नाउ गामा के बाद होता है सी। सी क्या करता है? तो सी मतलब हमारे पास होता है सी इज अ पेनल्टी पैरामीटर। पेनल्टी देता है ये। पेनल्टी पैरामीटर मतलब ये क्या बोल रहा है कि अगर आप मिस क्लासिफिकेशन करोगे, क्लासिफिकेशन करोगे बहुत अच्छी चीज है, मिस क्लासिफिकेशन करोगे तो आपको पेनल्टी लगेगी। तो ये सी जो होता है ये क्या होता है? पेनल्टी होता है। पेनल्टी मतलब कि हायर द मिस क्लासिफिकेशन हायर विल बी द पेनल्टी। पेनल्टी करने पे मिस क्लासिफिकेशन करने पे कितना पेनल्टी डालना है। अगर आपने मिस क्लासिफिकेशन करने पे कम पेनल्टी डाली तो फिर गलतियां करने के चांसेस ज्यादा है। जैसे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सा एग्जांपल है कि अगर आपका ट्रैफिक सिग्नल है, और ट्रैफिक सिग्नल पे अगर आप सिग्नल तोड़ते हो और आपको सिग्नल तोड़ने पर पेनल्टी लेट्स से 100 रुपए लगती है, 100 रुपीज लगती है, तो आप बहुत ज्यादा कॉशियस नहीं होंगे। ठीक है यार, 100 रुपए पेनल्टी, अगर मान लो गलती से सिग्नल टूट भी गया किसी दिन पे तो 100 रुपीज हम लोग पे कर देंगे, छोटा पेनल्टी है। तो आप क्या करोगे? देर आर चांसेस कि अगर पेनल्टी छोटा है तो आप बोलोगे ठीक है यार सिग्नल तोड़ दो कभी कभार, कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, पेनल्टी छोटा है। बट अगर वही 1000 रुपीज पेनल्टी होती तो आप क्या करोगे? ज्यादा कॉशियस हो जाओगे। जब भी आप सिग्नल पे जाओगे आप बहुत ध्यान से देखोगे कि यार कहीं गलती से सिग्नल टूट गया तो 1000 रुपए का पेनल्टी लग जाएगा। राइट? तो ज्यादा पेनल्टी होगा, आप ज्यादा कॉशियस होगे और गलती नहीं करोगे। राइट? ज्यादा पेनल्टी होगा, ज्यादा कॉशियस होगे तो गलती नहीं करोगे। कम पेनल्टी रहेगा तो कम कॉशियस होगे, गलती करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो वही चीज होती है यहाँ पे पेनल्टी टर्म का भी। पेनल्टी टर्म क्या होती है? तो पेनल्टी टर्म मतलब कि एक एरर रेट होता है, यानी ये पेनल्टी होती है ऑन एरर कि आपने मिस क्लासिफिकेशन किया, मॉडल इज गोइंग टू गेट पेनलाइज्ड, तो आप उसको कंट्रोल कर रहे हो पेनल्टी टर्म से। तो पेनल्टी पैरामीटर मतलब क्या हुआ कि आपने एरर किया, आपको कितनी पेनल्टी मिलेगी। ज्यादा पेनल्टी मिलेगी तो आप एरर कम करोगे। you will try to classify each and every point correctly। हर एक पॉइंट को सही से क्लासिफाई करने की कोशिश करो। ठीक है, क्लियर हुआ ये? तो आपने सी यहाँ पे 1 लिया था, पेनल्टी छोटी दी थी, तो ये इन लोगों ने क्लासिफाई किया था। ठीक है, अभी यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है, ये इस कलर का है। तो अगर आपने पेनल्टी कम रखी तो मिस क्लासिफिकेशन के चांसेस होते हैं। ठीक है, आपने पेनल्टी को बढ़ा दिया तो फिर मिस क्लासिफिकेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। और अगर आपने पेनल्टी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो फिर ये अगेन ओवरफिटिंग की तरफ बढ़ता है। ओवरफिटिंग मतलब अब ये वाला जो पॉइंट था यहाँ का, ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट इस कलर का था, तो क्या हुआ कि ये सब तो इस कलर के आई सही, बट ये इस पॉइंट को भी इसने क्लासिफाई कर दिया इसी कलर में, जो कि एक तरह का ओवरफिटिंग होता है। तो ओवरफिटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सी पैरामीटर कंट्रोल करता है। ठीक है, जब भी हम लोग एसवीसी या कोई भी बनाते हैं तो इन सब चीजों के अंदर अलग अलग तरीके से मल्टीपल टाइम्स लूप रन करके, या फिर देयर इज अ वे विच इज कॉल्ड एज
random search cross validation और grid search grid search CV क्रॉस वैलिडेशन, ये दो टेक्निक्स होती हैं। अभी मैं आगे जाके इसको बताऊंगा कि क्या टेक्निक होती है रैंडम सर्च और ग्रिड सर्च। बट ये क्या होता है, ये एक लूप के अंदर एल्गोरिदम को चलाता है, सारी पैरामीटर्स लेके, ये सी गामा और ये सब चीजें लेके लूप में चलाता है, और फिर आपको ये चलाने के बाद बता देता है कि भाई सबसे बढ़िया गामा की वैल्यू हमारे पास ये है, सबसे बढ़िया सी की वैल्यू ये है, और सबसे बढ़िया कर्नल आपके पास कौन सी है। तो ये जो दो टेक्निक्स होती है, इसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम एल्गोरिदम को रन करते हो, और रन करके फिर आपके पास जो भी बेस्ट वाली वैल्यू होती है निकाल के आपको दे देता है। ठीक है। ऑलराइट, तो ये हमारे पास तीनों पैरामीटर्स होती हैं। अभी इन तीनों पैरामीटर्स में कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सर पेनल्टी पैरामीटर्स कितने होते हैं, मतलब जैसे कि जितने वो जो होते हैं रेडियल्स होते हैं उतने ही होते हैं या उससे ज्यादा भी होते हैं? तो पेनल्टी पैरामीटर मतलब क्या? पेनल्टी पैरामीटर तो ये सी होता है ना, एक ही होता है। अब इसके अंदर सी की वैल्यू 1 रखोगे मतलब आप छोटी पेनल्टी लगा रहे हो, 10 रुपए का फाइन लगा रहे हो। सिग्नल क्रॉस किया तो 100 रखा मतलब 100 रुपीज का फाइन लगा रहे हो। 1000 रखा मतलब और ज्यादा फाइन लगा रहे हो। ऐसा है, तो कितना फाइन लगाना है आपको? आप 1 लाख रुपए का फाइन लगा दो, बट वो जस्टिफाइड होगा क्या? समझे क्या बोला मैं? यस सर। सर जैसे टी एक ही होता है, वैसे गामा की भी, गामा जैसे भी और पैरामीटर्स हो सकते हैं क्या? मतलब कर्नल कोएफिशिएंट्स और भी हो सकते हैं? नहीं नहीं, गामा ही होता है ना। गामा है, उसी के लिए बनाया गया है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन है? नो। चलो, तो ये अलग अलग पैरामीटर्स हुआ। ठीक है, नाउ इसका इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं एक बार। लेट मी पुल आउट केस स्टडी। तो ये कैंसर डिटेक्शन एक नया केस स्टडी है। कैंसर डिटेक्शन डेटा सेट भी आपको मिल जाएगा कैगल पे ही, वहीं से डाउनलोड किया मैंने भी। ठीक है, तो एक बार डेटा सेट में आपको दिखा देता हूँ। ये ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन डेटा सेट है। तो ये ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन डेटा सेट है, और उसके अंदर हमारे पास ये पेशेंट्स की आईडी है। तो ये डेटा सेट है जिससे हम लोग ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं
बाय एक्सरे इमेजेस, और जो भी नॉट एक्सरे इमेजेस बट जो रिपोर्ट्स हुई थी, उन रिपोर्ट्स के अंदर मेडिकल रिपोर्ट्स करवाई गई अलग अलग फीमेल्स की, और मेडिकल रिपोर्ट करवाने के बाद अलग अलग पैरामीटर्स की वैल्यूज हमारे पास आई हैं। ठीक है, उनकी पैरामीटर्स, अलग अलग पैरामीटर्स के वैल्यूज के बेसिस पे हम लोग ये ट्राई करने की कोशिश करते हैं, ये पता करने की कोशिश करते हैं कि वेदर द फीमेल इज सफरिंग फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर और नॉट। ठीक है, तो ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारे पास टारगेट क्लास है 2 और 4। यहाँ पे आप कुछ और भी लिख सकते थे। 2 मतलब मे बी सफरिंग फ्रॉम कैंसर, 4 मतलब नॉट सफरिंग फ्रॉम कैंसर, और ये अलग अलग उसके लिए वैल्यूज हैं। तो यहाँ पे आईडी है, आईडी मीन्स पेशेंट आईडी। ठीक है, तो ये तो पेशेंट आईडी हमारे पास हो गया। ये है क्लम थिकनेस, सेल साइज, ठीक है, देन सेल शेप, जो भी शेप है वो किस तरह के शेप का है, कैंसर सेल या जो भी सेल हैं वो किस तरह के शेप के हैं, मार्जिनल एडहेशन, देन सिंगल एपिथेलियल सेल साइज, बेयर न्यूक्लियाई, नॉर्मल न्यूक्लियाई, ब्लेंड क्रोमेटिन, मिटोसिस। ये सब क्या होता है मुझे नहीं पता, अगर आप में से किसी को मेडिकल डोमेन का पता होगा यू कैन अंडरस्टैंड इट, अदरवाइज एज अ डेटा साइंटिस्ट हमारे पास ये सारी पैरामीटर्स आई। नाउ थोड़ा सा ऑफ कोर्स इसमें डोमेन नॉलेज चाहिए होता है, बट अगर नहीं है तो भी आप एटलीस्ट एल्गोरिथम रन करके एक क्लासिफिकेशन मॉडल बना सकते हैं। ऑफ कोर्स बन जाएगा मॉडल, उसको फर्दर इंप्रूव करने के लिए थोड़ा डोमेन नॉलेज की जरूरत लगेगी। उसके लिए आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी में जो डोमेन एक्सपर्ट्स होंगे उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं कि दिस इज द मॉडल, नाउ हाउ आई कैन इम्प्रूव इट फर्दर, कौन सी एक्स्ट्रा पैरामीटर्स में और जोड़ सकते हैं जिससे हमको फायदा मिले। ठीक है, तो यही केस स्टडी है। लेट्स ट्राई दिस केस स्टडी। सो आई थिंक ये हमारी 8th to 10th केस स्टडी है, और नाउ डोमेन भी अलग है, मेडिकल डोमेन है। तो इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, अगेन अब जैसा मैं आपको बता चुका हूँ बार बार कि अब जितने भी क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम या जितने भी एल्गोरिथम रन करूंगा उसमें डेटा प्री प्रोसेसिंग, ईडीए वगैरह तो वही सेम होगा जो हर बार हम लोग करते आ रहे हैं। ठीक है, सब कुछ चीजें उसके अंदर सेम होने वाली है। तो मेन हम लोगों का अटेंशन जो होगा वो सिर्फ एल्गोरिथम रन करने पे होगा। उसके पहले की जो स्टेप्स है वो आप लोग देख चुके हैं, बार बार देख चुके हैं, अगेन बार बार देखेंगे भी, तो मैं उनको थोड़ा सा रिलेटिवली फास्टर पेस पे मूव करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर रहे हैं, numpy, pandas, SNS एंड सो ऑन। तो ये हम लोगों ने रन करी लाइब्रेरीज को। नाउ ये सभी लाइब्रेरीज इंपोर्ट करने के बाद अभी भी इंपोर्ट हो रही है। रन हो गई। डेटा सेट इंपोर्ट कर रहा हूँ मैं, और डेटा सेट में आईडी, क्लम थिकनेस, सेल साइज, सेल शेप एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये सारी हमारे पास फील्ड्स आ गई। इंफॉर्मेशन ले रहे हैं डेटा सेट की। इसमें हम लोग ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ मिसिंग वैल्यूज हैं या नहीं है, जो टाइप है वो सही है या नहीं है। अगर आपको चेंज करना है टाइप को इंटीजर को कैरेक्टर, कैरेक्टर को इंटीजर, कैरेक्टर इंटीजर को आपको अगर कैटेगरिकल करना है तो वो सब आप कर सकते हैं। यहीं पे ही आपको ये भी डिसीजन लेना पड़ेगा कि क्या कुछ हमारे पास फील्ड्स हैं और उन फील्ड्स का स्केलिंग करना है क्या, उनका आपको लेबल इनकोडिंग करना है क्या। दीज ऑल डिसीजंस आर समथिंग यू हैव टू टेक हियर ओनली। यहाँ पे आपको वो डिसीजंस लेने हैं और उन्हीं डिसीजंस के बेसिस पे आपको ट्राई कन्वर्ट करना है डेटा को। ना वो होने के बाद आपने ट्रांसपोज किया डेटा को और देखने की कोशिश करी नाउ आर दे बैलेंस्ड और नॉट। अगर बैलेंस है तो ठीक है, उसमें कुछ आउटलायर्स है तो आउटलायर रिमूव करना है एंड सो ऑन एंड सो। ये सारी चीजें यहाँ पे आती है जो मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगा। ऑलरेडी मैंने लीनियर रिग्रेशन में बताया था, उसके बाद भी 2-3 बार और बता चुका हूँ। अब आप लोग इसके अंदर कर सकते हैं। सारी ईडीए की जो स्टैंडर्ड प्रोसेसेस होती है वो मैं फॉलो यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा इंटेंशन यहाँ पे आपको एल्गोरिदम बताना है, ना कि ईडीए बताना है। ये हम लोग कई बार कर चुके हैं। तो जो भी हम लोगों ने देखे थे वो सारे स्टेप्स जो है आपको फॉलो करने हैं इन सभी में, ये सारी जो केस स्टडीज होती है। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई वो जो चैलेंज वगैरह भी जो है वो मैंने इसलिए रखा है कि आप लोग वो उसको फिर से करें, फिर से प्रैक्टिस हो गया। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ है कि जो डेटा सेट था उस डेटा सेट में कई जगह पे क्वेश्चन मार्क हम लोगों को दिखे हैं। जब हमने देखा तो कुछ कुछ जगह पे हमको क्वेश्चन मार्क भी दिखे हैं डेटा के अंदर में। लेट्स सी, कहीं हमको क्वेश्चन मार्क दिखते हैं क्या? तो कुछ जगह पे अगर आप देखोगे तो ये ब्लैंक आ रहा है। ये भी एक हमारे लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि जो डेटा सेट है ना। हाँ
थ्री डिफरेंट डेटा सेट। सॉरी ये क्रेडिट रिस्क वाला है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। हाँ ये वाला है, ये एक्चुअल डेटा सेट है। तो इसके अंदर कुछ कुछ जगह पे क्वेश्चन मार्क्स आए हैं, ये आप देखो। ये डेटा आप लोग देखोगे ना, आई बॉल एनालिसिस, मतलब अपनी आंखों से डायरेक्ट देखोगे तो आपको दिखेगा। तो ये हमारे पास एक प्रॉब्लम वाली चीज आई है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क है डेटा के अंदर में, विच इज नॉट द राइट थिंग, क्योंकि ये मिसिंग वैल्यू जरूर हो सकता है, बट क्वेश्चन मार्क जो है वो काम की चीज नहीं होती, वो तो एकदम ही अलग कैरेक्टर हो गया। तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इधर मिसिंग वैल्यू में, या इसको रिप्लेस करना पड़ेगा मीन, मॉड, मीडियन, जो भी आपका जो मिसिंग वैल्यू ट्रीटमेंट होता है उससे, ठीक है। ऐसे ही आपको कई बार स्टार्स आ सकते हैं, कई बार कुछ और भी चीजें आ सकती है। तो यू हैव टू बी कॉशियस अबाउट ऑल दीज थिंग्स। यही डेटा प्री प्रोसेसिंग होता है और इसी में सबसे ज्यादा टाइम जाता है डेटा साइंटिस्ट का। ये देखो, तो इसको आपको ट्रीट करना है, ठीक है। इसको कैसे हमने ट्रीट किया है यहाँ पे, तो पाइथन कोड में हमने ट्रीट किया है बाय डेटा सेट डॉट रिप्लेस फंक्शन। तो बाय रिप्लेस फंक्शन आपने उसको रिप्लेस किया है। रिप्लेस कैसे किया है, तो जो रिप्लेस ऐसा किया है कि अगर क्वेश्चन मार्क हमारे पास आ रहा है तो क्वेश्चन मार्क को आपने रिप्लेस कर दिया np डॉट nn से। nn मतलब na के लिए numpy में एक अलग से फंक्शन है जिसको nn बोलते हैं, ठीक है। तो numpy डॉट np डॉट nn करोगे तो nn मतलब मिसिंग वैल्यू को वो कन्वर्ट कर देगा, मतलब जहां पे भी ये क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह वहां पे मिसिंग वैल्यू आ जाएगी जब ये रन करोगे आप, ठीक है। और अगर मिसिंग वैल्यू आ गई है तो फिर हम लोग उस मिसिंग वैल्यू को रिप्लेस कर रहे हैं मीडियन के साथ में, वो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। तो डेटा सेट डॉट अप्लाई, और अप्लाई में फिर लेमडा फंक्शन लिया, और लेमडा फंक्शन में हमने देखा कि जहां जहां पे भी x में NaN है यानी मिसिंग वैल्यू है, तो उस मिसिंग वैल्यू को आपको मीडियन से रिप्लेस कर देना है। तो वही आप कर रहे हैं कि मिसिंग वैल्यू को मीडियन से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब मीडियन से रिप्लेस कर दिया है, और रिप्लेस करने के बाद एक और चीज आपने देखा कि बेर न्यूक्लियाई जो था, बेर न्यूक्लियाई हमारे पास एक कॉलम है, और वो जो है वो कैरेक्टर टाइप का है। अगर आप देखोगे तो बेर न्यूक्लियाई हमारे पास कैरेक्टर टाइप का कॉलम यहाँ पे आ रहा है। बट क्या बेर न्यूक्लियाई एक्चुअली कैरेक्टर टाइप का है, ये देखते हैं। तो ये बेर न्यूक्लियाई हमारे पास नंबर्स, ये नंबर, ये साइज है एक तरह का, बट वो कैरेक्टर्स में दिया हुआ है। और कैरेक्टर में क्यों दिया हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क्स, तो ये क्वेश्चन मार्क्स थे। इन क्वेश्चन मार्क्स के कारण जब आपने एक्सेल शीट को पाइथन में इंपोर्ट किया तो ऑटोमेटिकली इन क्वेश्चन मार्क के कारण पाइथन ने इस न्यूमेरिक फील्ड को कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दिया है। पाइथन ने कन्वर्ट किया है, पाइथन का ने यहाँ पे इंटेलिजेंस लगाया और उसने देखा है क्वेश्चन मार्क है विच इज अ टाइप ऑफ कैरेक्टर, सो प्रोबेबली दिस एंटायर कॉलम शुड बी ऑफ कैरेक्टर टाइप। तो पाइथन ने क्या करा, इस पूरे कॉलम को कैरेक्टर टाइप में कन्वर्ट कर दिया, बट एक्चुअली ये न्यूमेरिक होना चाहिए क्योंकि आप मीडियन से यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं। तो हमें वापस से बेर न्यूक्लियाई को ऑब्जेक्ट टाइप से यानी कैरेक्टर टाइप से फिर से कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्लोट टाइप में यानी न्यूमेरिक टाइप में। तो आपने उसको फ्लोट टाइप में कन्वर्ट कर दिया बेर न्यूक्लियाई को, ठीक है। सो बेर न्यूक्लियाई को आपने फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। अब फ्लोट में कन्वर्ट करने के बाद अगली चीज आपने क्या करी, ये तो हो गया एक तरह का डेटा प्री प्रोसेसिंग। नाउ अगला आपको मिसिंग वैल्यू देखना है, तो मिसिंग वैल्यू ने इस नल करके आपने लगाया। ये हमने पिछली बार भी देखा था KNN और न्यूबेस देखते टाइम पे, तो ये नल वैल्यू था, उसको आपने सम किया और देखा कि कितने मिसिंग वैल्यू थे। तो अब हमारे पास कोई भी मिसिंग वैल्यू तो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं, दैट मीन्स वी आर गुड टू गो एटलीस्ट फ्रॉम मिसिंग वैल्यूज एंड। तो मिसिंग वैल्यूज तो हमारे पास नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद और भी जो बाकी का EDA का प्रोसेस होता है वो आपको फॉलो करना है, मैं यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली फिर क्या कर रहा हूँ कि प्रिंट टेस्ट स्प्लिट से डेटा को स्प्लिट कर रहा हूँ, एंड देन एक्यूरेसी मैट्रिक्स, एक्यूरेसी स्कोर और कंफ्यूजन मैट्रिक्स को इंपोर्ट कर रहा हूँ मैट्राइसिस कॉलम में से, ठीक है। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे ट्रेन और टेस्ट स्प्लिट लगा रहा हूँ डेटा के अंदर। ट्रेन और टेस्ट स्प्लिट लगाने से पहले मुझे y वेरिएबल चाहिए, तो y वेरिएबल मेरे पास क्लास नाम का जो वेरिएबल है वो मेरा y वेरिएबल है, तो उसको मैंने टारगेट में सेव कर लिया। और id नाम का जो कॉलम था वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा है कि जब भी ये जो id टाइप के जो कॉलम होते हैं, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय id, ये सब जो चीजें होती है, सीरियल नंबर वगैरह, इसको ड्रॉप कर सकते हैं। तो आपने उसको ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप कैसे करा,
तो डेटा सेट डॉट ड्रॉप का फंक्शन लगाया तो उससे आईडी ड्रॉप हो गया, और क्लास को आपने ऑलरेडी टारगेट नाम के कॉलम में सेव कर लिया था तो उसको भी आप ड्रॉप कर। तो ये दोनों कॉलम आपने हटा दिए, बचा कुचा जो है उसके ऊपर आपको एल्गोरिदम रन करना है ना, वो हमारी एक्स वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, तो आपने क्या करा, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट चलाया, उसमें उसने आपने लिया फीचर्स, टारगेट और टेस्ट साइज जो है वो आपने 20% लिया, सो 80% जो डेटा रहेगा वो आपका ट्रेनिंग रहेगा। रेंडम स्टेट में तो आपको मैं बता चुका हूँ, कुछ भी नंबर लिखना है यहाँ पे वो लिख सकते हैं। ये लिखा, डेटा स्प्लिट हो रहा है अब 80:20 रेशियो में। अगर आपको 75:25 करना था तो यहाँ पे 25 कर सकते थे, 75:25 में कन्वर्ट हो जाता वो। नाउ अगला आपको सपोर्ट वेक्टर मशीन में सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर चलवाना है, तो इसीलिए आपने क्या करा, फ्रॉम sklearn.svm, sklearn और svm में से आपने सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर को इंपोर्ट किया। सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर इंपोर्ट कर लिया आपने। अब सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर इंपोर्ट करने के बाद उसका आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। मैं आपको कल भी बताया था कि जितने भी एल्गोरिदम आप चलाएंगे वो सारे एल्गोरिदम 4 स्टेप्स में होंगे मेजर। पहला तो क्या करना पड़ेगा, आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा लाइब्रेरी में से। तो ये आपने यहाँ पे आपने ये पैकेज लिया और पैकेज में से आपने इंपोर्ट कर दिया, तो ये आपकी स्टेप नंबर 1 हो गई। फिर सेकेंड में क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा उस पर्टिकुलर एल्गोरिदम को लेके। तो आपने ये एल्गोरिदम लिया एसवीसी और उस एसवीसी को डिक्लेयर किया और डिक्लेयर करके उसका एक ऑब्जेक्ट, मॉडल ऑब्जेक्ट बना लिया। तो ये आपकी स्टेप नंबर 2 हो गई। फिर ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसके ऊपर डॉट फिट फंक्शन लगाना पड़ेगा। डॉट फिट लगाओगे तो वो रन होगा एल्गोरिदम। तो आपने क्या करा, एसवीसी मॉडल, हाँ ये रहा एसवीसी मॉडल डॉट फिट, ये स्टेप नंबर 3 होगा। और फिर उसके बाद डॉट फिट करने के बाद आपको अगला क्या करना पड़ता है, प्रिडिक्ट करना पड़ता है। टू प्रिडिक्ट करने के लिए तो ये डॉट प्रिडिक्ट कर दिया आपने, ये स्टेप नंबर 4 होगा। ठीक है, यही 4 स्टेप आपको बार बार दोहरानी है हर एल्गोरिदम के साथ। KNN के साथ भी आपने किया था, न्यूबेस के साथ भी किया था, लॉजिस्टिक रिग्रेशन और लीनियर रिग्रेशन के साथ भी किया था। 4 बार दिखा चुका हूँ, ये 5वीं बार वही हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वही किया, ये इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद एसवीसी नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, बट उस ऑब्जेक्ट बनाने के साथ ही आपको ये बताना पड़ेगा कि अंदर की पैरामीटर्स क्या पास करनी है। तो जैसे हमने बोला था सी यानी पेनल्टी पैरामीटर, तो पेनल्टी पैरामीटर हमने यहाँ पे 0.1 लिया है, जो कि बहुत छोटी पेनल्टी हमने दी है मिस क्लासिफिकेशन के लिए। कोई बात नहीं, आपको चाहिए आप रिवाइज कर सकते हो बात। फिर कर्नल आपने जो रहा है यहाँ पे लीनियर लिया है, आप चाहिए तो उसको RBF भी ले सकते थे, आप चाहिए तो उसको पॉली भी ले सकते थे, और इफ यू वांट टू ट्राई इट आउट आप उसके साथ एक्सपेरिमेंट भी कर सकते थे। देन गामा वैल्यू आपने लिया है 1। अब गामा यानी वो शार्प एजेस वाला जो था वो कितना शार्प करना है उसको एडजस्ट करना, आप उसको 1 की जगह 100 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने ये एसवीसी के साथ ये डिक्लेयर कर दिया। फिर डिक्लेयर करने के साथ आपने मॉडल को फिट किया। मॉडल को फिट किया है, यहाँ पे आपने मॉडल की ट्रेनिंग करने वाले हैं, और मॉडल की ट्रेनिंग करने वाले होते हैं यहाँ पे आपको ट्रेन डेटा का यूज करना है। ये रहा हमारा ट्रेन डेटा, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन। मॉडल ट्रेनिंग करने के बाद आपको प्रिडिक्शन करना है, तो प्रिडिक्शन मतलब टेस्ट डेटा पे प्रिडिक्शन होगा, तो मॉडल डॉट प्रिडिक्ट। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे पास यहाँ पे आ गई है। ठीक, तो लेट्स रन इट। कोई क्वेश्चन है अभी तक यहाँ पे किसी को? मॉडल रन हुआ? ओके, शायद मैं पिछला वाला सेल रन करना भूल गया, ये वाला सेल रन करना भूल गया था। ये देखो कैसे पता चला मुझे, यहाँ पे 8 लिखा है और यहाँ पे 6 लिखा है, मतलब इसके बाद मैं ये रन करना भूल गया। लेट्स रन इट। पर मैंने रन किया था आई थिंक, अभी भी एरर आ रहा है, मैंने रन किया था, यहीं पे कुछ गड़बड़ है। क्या बता रहा है एरर, क्या बता रहा है, देखो कैसे एरर ट्रैक किया है। तो ये यहाँ पे एरर बता रहा है मुझे एसवीसी मॉडल डॉट फिट पे, तो मॉडल डॉट फिट पे एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन लिया हुआ है, ये वाली लाइन में कुछ तो भी एरर है। अब इसमें क्या एरर है वो भी आगे देखते हैं। ये बता रहा है कुड नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू फ्लोट। ओके, मतलब इसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, कन्वर्ट नहीं कर पा रहा मतलब समहाउ हमारे पास अभी भी क्वेश्चन मार्क रह गए हैं। तो क्या क्वेश्चन मार्क वाला मैं स्टेप रन करना भूल गया क्या?
हाँ हाँ, ये देखो अभी यहाँ पे दिखता है अपने को, ये डेटा सेट का ट्रांसपोर्ट लिया था नंबर 4, उसके बाद ये वाला जो सेल है ये 21 है और फिर ये 5 है। मतलब मैंने ये करा, फिर ये एक्सप्लेन किया आपको, पर रन करना भूल गया और फिर सीधे 5 किया, तो मुझे फिर से पूरा रन करना पड़ेगा। तो लेट मी रन इट ऑल ओवर, शुरू से रन करता हूँ ताकि सब एक जैसा हो जाए। ये 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 अब रन किया, क्वेश्चन मार्क हटाए, सेल में देखा मैंने मिसिंग वैल्यूज, एंड वो हटाने के बाद अब मैं आगे वाली स्टेप रन कर रहा हूँ, ये वाली। तो अब इसको रन होना चाहिए और ये देखो ये रन हुआ। ठीक है, तो ऐसे ट्रेस कर सकते हैं आप लोग। अब ये रन हुआ बराबर से। अब बराबर से रन होने के बाद मुझे इसका स्कोर पता करना है, तो मॉडल डॉट स्कोर से ये पता चल जाएगा ट्रेनिंग और टेस्टिंग एक्यूरेसी। और आप देखोगे ट्रेनिंग और टेस्टिंग एक्यूरेसी 98% और 92% आ रही है, विच इज़ फेयरली गुड। बट इसके अंदर एक चीज़ और आपको पता चली है कि यहाँ पे ये ट्रेनिंग की एक्यूरेसी है और ये टेस्टिंग डेटा पे एक्यूरेसी है। मैंने आपको एक सिनेरियो करेक्ट, मैंने आपको एक सिनेरियो बताया था कि अगर ट्रेनिंग एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, टेस्टिंग एक्यूरेसी कम होती है, तो यहाँ पे एक सिनेरियो आता है, इसको बोलते हैं हम ओवरफिटिंग। तो ओवरफिटिंग मतलब क्या हुआ कि आपके पास ट्रेन एक्यूरेसी हाई आ रही है और टेस्ट एक्यूरेसी कम आ रही है, तो ये ओवरफिटिंग होता है। थोड़ा थोड़ा यहाँ पे ओवरफिटिंग के इंडिकेशंस मुझे दिख रहे हैं, थोड़ा ओवरफिटिंग के इंडिकेशन दिख रहे हैं। मतलब आप चाहिए तो इसको थोड़ा और बैलेंस कर सकते हैं, मतलब ये जो गैप है ये कम होना चाहिए, तो उसके लिए आप चाहिए तो थोड़ा एडजस्टमेंट, थोड़ा इसको कैलिब्रेट कर सकते हैं। तो लेट्स ट्राई इट, अगर ये हो जाता है तो। कैसे कर रहा हूँ मैं, इसको कॉपी कर रहा हूँ और पेस्ट किया सेम सेल को। अब ओवरफिटिंग कहाँ कहाँ हो सकती है, तो हमने बताया था कि अगर आप गामा की वैल्यू बहुत ज़्यादा ले लोगे तो ओवरफिटिंग हो सकती है, या फिर ये जो पैरामीटर है ये ज़्यादा लोगे तो ओवरफिटिंग होने के चांसेस होते हैं। ऑल्दो ये ऑलरेडी बहुत कम है, बट लेट्स ट्राई टू रिड्यूस इट फर्दर, इसको थोड़ा और कम करने की कोशिश करते हैं। तो गामा की वैल्यू में 1 की जगह 0.1 लेके देखता हूँ कि कुछ इससे काम हो रहा है क्या। ठीक है, तो ये रन किया, इससे कुछ नहीं हुआ, और कम करता हूँ मैं, नहीं कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, ये चेंज ही नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। चलो इसको थोड़ा और चेंज करके देख लेता हूँ मैं, 0.1 की जगह 0.01 कर लेता हूँ। अभी देखो ये सी की वैल्यू चेंज करने से ये थोड़ा जनरलाइज हुआ, 98 की जगह जो था, दिख रहा है आप लोगों को, 98 की जगह 97 हो गया है, मतलब थोड़ा क्लोज हुए हैं ये। इसको थोड़ा और चेंज करता हूँ, अभी ये अलग जा रहा है, अलग ट्रैक पे जा रहा है। अभी देखोगे तो एक्यूरेसी कम होती जा रही है, पेनल्टी। ये क्यों कम हो रही है एक्यूरेसी, कोई बता पाएगा एक्यूरेसी कम क्यों हो रही है, ये कम क्यों हो रही है? करेक्शन पैरामीटर कम कर रहे हैं, तो उससे क्या हुआ? कुछ नहीं, हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो? करेक्शन पैरामीटर कम कर रहे हैं ना हम लोग, सर एरर होने के चांसेस ज्यादा एरर है। के चांसेस ज्यादा होते हैं। एरर के चांसेस ज्यादा है, मैं आपको बताया था। एरिया नैरो हो रहा है उसका, तो उसमें वो पॉइंट्स, वो एरिया कम हो रहा है उसके अंदर। हाँ, वो भी है, वरना सिंपल लेमन टर्म में बोलोगे तो आपका ट्रैफिक सिग्नल है। पहले हमने फाइन लगाया था 100 रुपए का, उस 100 रुपए के फाइन को मैंने कम करके 50 रुपए किया था। तो ऑफकोर्स कम फाइन करोगे तो एरर ज्यादा आएंगे, एरर ज्यादा आएंगे तो एक्यूरेसी कम होगी। फिर वो 50 रुपए को मैंने घटा के 10 रुपए कर दिया, तो लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, अब एरर करे जा रहे हैं। मतलब पेनल्टी जो है, मिस क्लासिफिकेशन की जो पेनल्टी है वो आप कम करे जा रहे हैं लगातार। कम करोगे तो मिस क्लासिफिकेशन ज्यादा होगा, एक्यूरेसी डाउन होगी, ये दिख रहा है यहाँ पे क्लियरली। ठीक है, अभी स्कोर कम करूंगा तो क्या पता और कम हो जाए। सर ये सपोर्ट वेक्टर मशीन ये को देखो, अपन कम, सर हाँ बोलो। सर ये सपोर्ट वेक्टर मशीन को अपन कम कर रहे हैं, इसके जो ये सी और गामा को, तो सर इससे अपन एक्यूरेसी थोड़ी कम ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं। सर ये ईडीए के कारण भी हो सकता है, अगर मतलब मैं इससे अगर सुधार नहीं हो रहा है तो मैं ईडीए में भी कुछ कम ज्यादा कर सकता हूँ क्या सर? ईडीए में तो ऑफकोर्स आप कर ही सकते हो ना, ईडीए का तो मैंने बताया कि उसको तो आपको एडजस्ट करना, बट ये जो चीज होती है कहलाती है, अभी जो हम लोग कर रहे हैं ये कहलाती है हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। तो ये हाइपर पैरामीटर्स कहलाती है, इनकी ट्यूनिंग कर रहे हो आप। ठीक है, तो पहले आप इसको एडजस्ट करके फिर लाने की कोशिश करते हो, और देन उसके बाद ऑफकोर्स ईडीए आपको पहला जो रहेगा, शुरुआत वाली जो स्टेप्स है जिसमें मिसिंग वैल्यू, आउटलायर, ये सब जो है उसको एडजस्ट करते हो, वो बेस्ट लाने की कोशिश करते हो, उसके बाद ये वाली चीज करने की कोशिश करते हो ताकि आपको बेस्ट मॉडल मिले। ठीक है, दोनों चीजों से काम होता है।
करेक्ट। तो यहाँ पे आपने ये कम किया तो आप देख रहे हो कि पेनल्टी कम करते जाने से एक्यूरेसी कम होती जा रही है। एक पेनल्टी और मैंने कम करके दिखाई और आप देखना यहाँ पे एक्यूरेसी एकदम ड्रास्टिकली डाउन हो गई, 90 से सीधे 66 पे आ गया है। तो ये जो है ये अब इसको फर्दर हमको कम नहीं करना चाहिए। दिस इज समथिंग कि ऑप्टिमल टाइप का आ गया है, यहाँ पे ऑप्टिमल टाइप का आ गया, तो अब इसको फर्दर कम मत गामा को एडजस्ट करके और देखता हूँ मैं, गामा से शायद ये गैप कम हो। गामा का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, गामा का फर्क क्यों नहीं पड़ रहा, कोई बता पाएगा मुझे? गामा का फर्क यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है, जल्दी बताओ। देयर इज अ लॉजिक। ये देखो गामा को मैं बहुत कम कर रहा हूँ पर कुछ फर्क नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है कम? हाँ सोचो सोचो हाँ बोलो रेडियस पहले से कम है इसलिए होगा ना, सोचो क्यों नहीं गामा का फर्क आ रहा है? गामा क्या करता है? उसका एज शार्प करता है सर, एज शार्प को ऑलरेडी इसको कंट्रोल करता है, ये गामा इसको कंट्रोल करता है ना। अब बताओ क्यों गामा का यहाँ पे फर्क नहीं आ रहा है? तो जितना गामा कम करते जाएंगे एजेस हमारा उतना शार्प नहीं रहेगा, तो ऑलरेडी प्लेन कवर पहले से ही वो शार्प है ज्यादा। भाई देखो सिंपल सी बात है, इसको चेंज करोगे तो या तो इसका कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा या नेगेटिव आएगा, बट यहाँ पे कुछ इम्पैक्ट ही नहीं आ रहा। मेरा क्वेश्चन ये है इम्पैक्ट क्यों नहीं आ रहा, पॉजिटिव हो या नेगेटिव कैसा भी है, बट इम्पैक्ट क्यों नहीं आ रहा है कुछ भी? सर मल्टी कैटेगरीज नहीं है इसलिए नहीं, अभी यहाँ पे आंसर आपको मिलेगा क्योंकि सर एसवीसी ऑलरेडी बहुत कम है तो उसका गामा क्या नहीं, होगा? नहीं यहाँ पे देखो इस पे आंसर है। जेड प्लेन नहीं है क्या सर? इसकी जगह आरबीएफ या ऐसा कुछ लेना पड़ेगा क्या? कर्नल चेंज करना पड़ेगा? करेक्ट, क्यों? क्योंकि लीनियर कर्नल है, अभी लीनियर कर्नल है तो इसके अंदर ऐसा आपको टर्न तो आएगा ही नहीं ना। लीनियर कर्नल है मतलब ऐसी कर्नल है ना, टर्न तो आप ऐसी कर्नल के अंदर करोगे ना, मतलब आपकी जो टर्न है वो तो सीधी, जो कर्नल है वो तो स्ट्रेट लाइन है आपकी। अब स्ट्रेट लाइन को आप मोड़ ही नहीं सकते, वरना ये कर्नल के अपोजिट चला जाएगा। तो आप इसको कितना भी कर दो, गामा इनइफेक्टिव हो गया है क्योंकि कर्नल आपके पास लीनियर है। तो लीनियर कर्नल होने के कारण गामा तो यहाँ पे वर्क ही नहीं करेगा ना, क्योंकि कर्नल को तो आपको सीधा ही लाना है, हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होना है। ठीक है, गामा वर्क किस पे करेगा? आरबीएफ पे करेगा या पॉली पे करेगा, जिसके अंदर ये टर्न हो सकती है। अभी यहाँ पे एज ही टर्न नहीं हो सकती, आप कितना भी पैरामीटर डाल दो एज तो टर्न हो ही नहीं सकती ना थ्योरेटिकली। तो फिर आपको यहाँ पे अगर गामा का चाहिए कुछ इफेक्ट तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? आरबीएफ लाना पड़ेगा, आरबीएफ। नाउ देखो आरबीएफ डालते से ही फर्क आना शुरू हुआ, ये बहुत कम हो गया तो ये इसको थोड़ा बढ़ा लो, कुछ फर्क नहीं आया, और कम करते हैं, अभी भी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मतलब आरबीएफ भी यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है ठीक से। पॉली ले लो, पॉली पॉली अच्छा दे रहा है काम, स्कोर बढ़ा लें पॉली को। ये कम करने से तो बहुत बुरा इम्पैक्ट आ रहा है तो इसको फिर बढ़ाना ही चाहिए आई थिंक। बट एक चीज़ है, हाँ स्कोर बढ़ा लेते हैं, 1 करके देख लेता हूँ। ये देखो एक्यूरेसी भी बढ़ी है और गैप भी कम हुआ है, इसको थोड़ा सा और बढ़ा के देखते हैं। 100% एक्यूरेसी आ गया है, मतलब फुली ओवरफिट है ये तो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। अब मतलब कोई यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है ज़्यादा, समझ रहे हो? गामा का अब यहाँ पे फर्क नहीं आ रहा है, 100% एक्यूरेसी आ गई, मतलब वो वैसे ही डाउन साइड में चला गया। तो ये तो है यहाँ पे, फर्दर इम्प्रूवमेंट अगर कर सकते हो तो फिर यहीं से ही कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं आप चेंज करोगे ना तो इसके इम्पेक्ट आते जाएंगे आपके पास में। ठीक है, तो ये हमारे पास आ रहा है, अभी भी ओवरफिटेड है मॉडल थोड़ा। अब आप जो रहेगा वो उसको आई वुड रिकमेंड कि अब यहीं पे जो आपका ईडीए होता है ना उस ईडीए के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, बट एनीवेज मैंने आपको कर्नल भी अलग अलग रन करके दिखा दिए, गामा और सी की वैल्यू भी अलग अलग चेंज करके दिखा दी। सर अगर हम ये सी की वैल्यू अगर बढ़ाएं तो? बढ़ाई ना? नहीं, सी की हाँ सी की भी बढ़ा दी थी ना, सी की बढ़ाई थी मैंने, तो अचानक से वो 100% एक्यूरेसी पे आ गया था। अभी ये चौथी कर्नल दिखा रहा हूँ, सिग्मोइड कर्नल। हाँ ये देखो सी की वैल्यू में बढ़ा रहा हूँ,
कुछ फर्क नहीं आ रहा सिग्मॉइड कर्नल के साथ, सिग्मॉइड कर्नल से कोई फर्क नहीं आ रहा है, गामा को चेंज किया तो भी फर्क नहीं आ रहा, तो ये सिग्मॉइड कर्नल भी यहाँ पे काम नहीं कर रही है। आई थिंक जो बेस्ट हमारे पास आई थी वो लीनियर या पॉली आया था, पॉली ले लेते हैं। आप लीनियर भी आई थी, पॉली आई थी सर। लीनियर भी अच्छी थी ना, लीनियर भी अच्छी थी 98% तो ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट्स होते हैं, अभी लग रहा है कि अब बहुत ज़्यादा इसके अंदर चेंजेस करके कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा है, बट थोड़ा ओवर फिटेड ही है, तो यू हैव टू रिफाइन योर डेटा, अदरवाइज यू हैव टू लिव विद इट। ठीक है, स्टिल अभी भी अच्छी एक्यूरेसी 92% इज नॉट दैट बैड, तो कर सकते हो, बट थोड़ा और जनरलाइजेशन करना है डेटा का। और जनरलाइजेशन डेटा का करना है तो कैसे कर सकते हो, तो जनरलाइजेशन करना है डेटा का तो और ज़्यादा फील्ड्स यहाँ पे डाल सकते हो, तो जनरलाइज हो जाता है डेटा। तो यहाँ पे फीचर्स और बढ़ा सकते हो, फीचर कम कर सकते हो, ईडीए में आउटलायर वगैरह, मिसिंग वैल्यूज और ये सब चीज़ें कर सकते हो, तो ये सब आपको करना है, या फिर फाइनली देन यू कैन ट्राई आउट अदर एल्गोरिदम। तो ऐसे यहाँ पे ये वर्क करता है एक्चुअली रियल लाइफ में भी। ठीक है, कोई क्वेश्चन है इसमें? अब यहाँ पे आप इसको प्रिंट करके देख लो, कंफ्यूजन मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, ये आरबीएफ के साथ इन लोगों ने किया है, तो चलो ये देखते हैं ये इन्होंने, ये कैसे एडजस्ट हो गया, इन लोगों ने किया है एडजस्ट। चलो 97 95 ये एडजस्ट करके दिखाया है इसने, आरबीएफ लिया है और उसके अंदर सी को 0.5 लिया है और गामा को 0.09 लिया है। अच्छा चलो मैं भी करके देखता हूँ यहाँ पे, शायद मैंने वो मिसिंग किया होगा, आरबीएफ है ना, और सी को 0.5 किया है और गामा को 0.09 किया है। मैं बताया था रैंडम क्रॉस, ये मैच हो गया है। तो मैं बताया था कि दो और चीजें हैं, रैंडम सर्च क्रॉस वैलिडेशन एंड ग्रिड सर्च क्रॉस वैलिडेशन। ये रहा रैंडम सर्च क्रॉस वैलिडेशन और ग्रिड सर्च क्रॉस वैलिडेशन, ये दो टेक्निक होती है। ये टेक्निक किस काम आती है, तो ये टेक्निक होती है इन वैल्यूज को लेके इनको लूप में चलाने के लिए, मल्टीपल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ताकि आपको ये हर बार मैन्युअली जा जाके ये सब चीजें चेंज ना करने पड़े, उसके लिए होती है। वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा उसको, तो टेंशन ना लो। यानी कई लोग ये सोच रहे होंगे कि इनको कैसे पता चला कि इस पे काम आ जाएगा, इसने भी कुछ नहीं किया था, वो रैंडम सर्च क्रॉस वैलिडेशन और ग्रिड सर्च क्रॉस वैलिडेशन चलाया था अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, तो मल्टीपल टाइम एल्गोरिदम हुआ और फाइनली हमारे पास ये ऑप्टिमल वैल्यू आएंगी। हाय सर, दीपक here। सर एक जस्ट डाउट है, सर ये सी की वैल्यू जैसे हमारी गामा की वैल्यू अगर कम होती है तो वो नैरो करते जाता है एरिया, जो भी क्लासिफिकेशन का रहता है। तो सी हमने हमारे अगर हम चेंज करते हैं तो वो ग्राफ वाइज क्या करते जाता है? सी को चेंज करते हैं, सी को चेंज मैं दिखा देता हूँ, आई थिंक वो मैंने मिस कर दिया सर। कोई बात नहीं, मेरे पास दोनों की इमेज है, गामा कर्नल ये सी की वैल्यूज है। तो सी क्या करता है ना, एजेस को बढ़ाता है। ओके, उसे एरिया बढ़ा देता है, एजेस को टाइट करता जाता है। और सॉरी सी जो रहता है ना वो गलत है इमेज, सी जो रहता है ना ये एरिया को टाइट करता जाता है, यानी बहुत ज़्यादा क्लोजर लाता जाता है इन सबको। ये देखो ये पहला ये सी और ये सी बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है, तो सी क्या करता है, पेनल्टी लगाता है। एरिया के ऊपर ये वर्क नहीं करता है, पेनल्टी के ऊपर करता है, मिस क्लासिफिकेशन की। तो सी इज मिस क्लासिफिकेशन पेनल्टी, मतलब आपने एक बार मिस क्लासिफिकेशन किया आपको 1 पॉइंट का ही पेनल्टी होगा, वर्सेस आपने एक बार मिस क्लासिफिकेशन कर दिया 100 पॉइंट का पेनल्टी है, एक बार कर दिया 1000 पॉइंट का पेनल्टी है। तो ऑफकोर्स जितना ज्यादा पेनल्टी लगाओगे मिस क्लासिफिकेशन उतना कम होगा। तो सर ये मतलब वैल्यूज क्लोज लाता है या बस एजेस का मतलब एरिया बढ़ाते जाता है? ये ना वैल्यूज से काम करता ना एजेस से काम करता है, पेनल्टी पे काम करता है। इसका ये कहना है कि तुमको एरिया बढ़ाना है आप एरिया बढ़ाओ, एजेस को आपको शार्प करना है शार्प करो, एजेस को आपको स्मूथ करना है स्मूथ करो, मुझे कोई मतलब नहीं। मेरा सिर्फ सोल पर्पस है कि आप मिस क्लासिफिकेशन नहीं करोगे। अगर आपके पास एक पॉइंट यहाँ पर है और दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, मतलब ये इस तरह का पैटर्न है, बहुत सारे रेड है, ठीक है, और एक पॉइंट ये है, तो ये क्या है, हमारा आउटलायर है।
आइडियली हम लोग क्या करते हैं, अगर आपको मैं बोलूँगी क्लासिफाई करो ब्लू वर्सेस लेट्स से रेड, तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? आप ये बोलोगे कि ये वाला हमारा जो एरिया है ये रेड है और ये जो है हमारा ब्लू है, ऐसे ही बोलोगे? ये अच्छा क्लासिफिकेशन होगा? ये अच्छा क्लासिफिकेशन है या नहीं है? हाँ या ना? अच्छा क्लासिफिकेशन है, बट एक आउटलायर ठीक है ना? तो जनरलाइजेशन मतलब क्या होगा कि भाई जो भी हमारा क्लासिफिकेशन है वो उसमें जितने ज्यादा से ज्यादा पॉइंट कवर हो जाए और एकदम क्लोजली कवर हो जाए, तो वो अच्छा क्लासिफिकेशन कहलाता है। कुछ कुछ आउटलायर छूट जाते हैं तो वो चलता है उसके अंदर, वो जनरलाइज्ड मॉडल कहलाता है, वो अच्छा मॉडल कहलाता है। तो ये अच्छा मॉडल है। बट सी का कहना क्या है? सी का कहना है कि अगर तुमने पेनल्टी 1 लगाई, इसका मतलब कि अगर कुछ छूट भी गया, ये मिसक्लासिफाई भी हो गया, तो दैट्स ओके। बट अगर 1000 लगा लिया, इसका मतलब ये कि छूटना नहीं चाहिए कुछ भी, मिस क्लासिफाई नहीं होना चाहिए कुछ भी। मिस क्लासिफाई नहीं होना चाहिए तो फिर अगर आपने सी की वैल्यू बहुत ज्यादा रखी तो वो क्या करेगा? वो रेड वाले एरिया को ऐसा कुछ बनाने की कोशिश करेगा। समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो ये जो है ये बुरा है ना, क्योंकि ये वाला रीजन तो हमारा ब्लू वाला आ जाता है, तो यहाँ पे जो ब्लू वाले पॉइंट रहेंगे वो ब्लू वाले पॉइंट भी फिर रेड क्लासिफाई होना शुरू हो जाएंगे आगे जाके जब टेस्टिंग डेटा आएगा। तो यहाँ पे तो और भी मॉडल बुरा हो गया, समझे? तो ये जो चीज होती है ये बैलेंस करता है सी, यानी पेनल्टी आपको बहुत ज्यादा नहीं लगानी है ट्रेनिंग एक्यूरेसी पाने के चक्कर में, क्योंकि ये ट्रेनिंग एक्यूरेसी आपसे इससे जो होगा वो ट्रेनिंग एक्यूरेसी तो बढ़ जाएगी, बट टेस्ट एक्यूरेसी जो रहेगी वो डाउन हो जाएगी। तो ट्रेन एक्यूरेसी और टेस्ट एक्यूरेसी के बीच का गैप बढ़ेगा अगर आप सी की वैल्यू ज्यादा करोगे तो। ओके, तो सर गामा की वैल्यू सबसे कम अच्छी रहती है या ज्यादा अच्छी रहती है? गामा का वैल्यू मतलब शार्पनेस है एजेस का। अभी ये 0 मतलब एजेस कम शार्प है, 10 कर दिया तो एजेस जो रहेगी वो शार्प होगी, मतलब एरिया अच्छा बनाने की कोशिश करेगा ये। बट बहुत ज्यादा कर दिया आपने तो फिर वापस से स्पेसिफिक हो जाएगा ऐसा, तो इस केस में फिर मिसक्लासिफिकेशन या ओवर फिटिंग बढ़ जाएगी। तो ओवर फिटिंग पे ये दोनों ही इम्पेक्ट करते हैं, बहुत ज्यादा ये दोनों ही नहीं होने चाहिए। ठीक है, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हम आ गए। एसवीसी मॉडल ट्रेन भी कर दिया, दिखा भी दिया मैंने आपको, बैलेंस भी कर दिया अलग अलग। ठीक है, तो ये दिस इज व्हाट अबाउट रैंडम सॉरी सपोर्ट वेक्टर मशीन या सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर। नाउ सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर के बाद एक केस और मेरे पास है जो कि है सपोर्ट वेक्टर रिग्रेसर का। तो सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन मतलब एक हमने लीनियर रिग्रेशन पढ़ा था, अब लीनियर रिग्रेशन के बाद अगला मैं आपको जो बता रहा हूँ वो सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन बता रहा हूँ। समझ रहे हो? रिग्रेशन वापस से हम लोग पढ़ रहे हैं, बट वो सपोर्ट वेक्टर मशीन के थ्रू पढ़ रहे हैं। एक तो लीनियर रिग्रेशन पढ़ा था, रिग्रेशन का भी यूज होता है, कोई बता पाएगा? कंटिन्यूअस डेटा। अगर आपका वाई वेरिएबल कंटिन्यूअस होगा, जैसे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है आपको, व्हाट इज द प्रॉफिट फॉर नेक्स्ट क्वार्टर, तो प्रॉफिट जो होगा आपका 1000 भी हो सकता है, 1010 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, 5000 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब वाई वेरिएबल कंटिन्यूअस होगा तो रिग्रेशन यूज होता है। रिग्रेशन के लिए अभी तक हमने सिर्फ लीनियर रिग्रेशन यूज किया था, नाउ सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन यूज कर रहे हैं, यानी सेकेंड रिग्रेशन यूज करते हैं। ये इंडस्ट्री में या बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट के अंदर, मतलब जो बिगिनर्स होते हैं उसमें उन लोगों में बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। और जब भी उनसे पूछा जाता है कि रिग्रेशन कैसे करते हो, तो रिग्रेशन मतलब वो सिर्फ एक ही रिग्रेशन समझते हो और वो होता है लीनियर रिग्रेशन। मतलब बहुत सारे लोगों में ये कंफ्यूजन है, रिग्रेशन मतलब सिर्फ लीनियर रिग्रेशन ऐसा समझते हैं, ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखना। रिग्रेशन कैन बी डन बाय मल्टीपल टेक्निक्स, लीनियर रिग्रेशन इज वन ऑफ द रिग्रेशन टेक्निक। ठीक है, तो मैं आपको दूसरी टेक्निक बता रहा हूँ, और ऐसे ही मैं आपको डिसीजन ट्री में भी बताया था, डिसीजन ट्री रिग्रेसर भी होता है और बहुत सारे रिग्रेशन होते हैं। रैंडम फॉरेस्ट से भी रिग्रेशन होता है, बहुत सारी चीजों से होता है, इवन न्यूरल नेटवर्क से भी रिग्रेशन होता है। ठीक है, तो मैं सपोर्ट वेक्टर रिग्रेसर आपको बता रहा हूँ। उसके लिए क्या करा हमने, वही कुछ पर्टिकुलर लाइब्रेरीज को इम्पोर्ट किया, है ना। अभी डेटा सेट आपको दिखाता हूँ। डेटा सेट में क्या है मेरे पास, ये मेरे पास एडवर्टाइजिंग का डेटा सेट है। नाउ अलग डोमेन आ गया, तीसरा मतलब आई डोंट नो विच डोमेन, मैं बहुत सारी डोमेन आपको बता चुका हूँ, बहुत सारे केसेस बता चुका हूँ, तो ये अगला केस है। ये केस क्या है, सिंपल सी चीज है। हम एक लेट्स से कंपनी है,
सोप बनाने वाली कंपनी। अब सोप बनाने वाली कंपनी जो रहती है वो एडवर्टाइजमेंट देती है अपना। एडवर्टाइजमेंट हम लोग टीवी में भी दे सकते हैं, रेडियो में भी दे सकते हैं, न्यूज़पेपर में भी दे सकते हैं, हर जगह देते हैं। और हर एक में एडवर्टाइजमेंट देने के बाद हम ये जानना चाहते हैं कि हमको किस चैनल में एडवर्टाइजमेंट देने से फायदा हो रहा है, किसमें नहीं होना है, या किसमें कितना एडवर्टाइजमेंट देंगे तो उससे एक्सपेक्टेड सेल हमारे पास क्या हो सकती है। तो हमने टीवी में एडवर्टाइजमेंट दिया 230 करोड़ का या 230,000 का, जो भी आपको देना है, 230 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट टीवी में दिया, रेडियो में हमने 37 करोड़ का दिया, न्यूज़पेपर में इतना दिया, तो उससे हमारी इतनी सेल हुई। फिर ये एडवर्टाइजमेंट दिया तो सेल यहाँ पे बढ़ी, यहाँ पे दिया तो सेल इसमें बढ़ी। मतलब किसमें एडवर्टाइजमेंट ज्यादा देने से सेल के ऊपर ज्यादा फर्क आ रहा है, ये हम लोग पता कर रहे हैं, या हम ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम इतना बजट टीवी में देने वाले, इतना रेडियो में देने वाले, इतना न्यूज़पेपर में देने वाले हैं, तो सेल्स पे क्या फर्क आने वाला है। ठीक है, तो अगर मैंने मान लो 5 करोड़ यहाँ पे लगाया, 10 करोड़ यहाँ पे लगाया, 20 करोड़ यहाँ पे लगाया, अब मुझे बताओ कि सेल, एक्सपेक्टेड सेल कितनी होगी। दैट इज द यूज केस। ठीक है, तो सेल हम लोगों को पता करनी है बेस्ड ऑन मार्केटिंग बजट। ये डेटा सेट है एडवर्टाइजमेंट वाला, तो उसको मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। इंपोर्ट किया, शेप चेक किया, कॉलम चेक किया। अगेन वही ईडीए है, ईडीए में बहुत ज़्यादा डिटेल में ले जाके आपको नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको बार बार अलग अलग केस स्टडीज दिखाते जा रहा हूँ जो कि आपको हेल्प करेगा। अब यहाँ पे रिग्रेशन प्लॉट में बना रहा हूँ, ये एक नई चीज़ है, रिग्रेशन प्लॉट में बना रहा हूँ। किस पे? डेटा ऑन टीवी सेल्स, और मतलब टीवी वर्सेस सेल्स, मतलब टीवी में एडवर्टाइजमेंट देने का सेल्स पे क्या फर्क आता है, ये मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने क्या करा, डेटा डाला, मतलब एक्स एक्सिस पे मैंने टीवी में एडवर्टाइजमेंट बजट है, ये टीवी का एडवर्टाइजमेंट बजट 0, 50, 100, 150 करोड़, 200 करोड़, 250 करोड़, 300 करोड़ में डाले जा रहा हूँ टीवी में। तो टीवी में एडवर्टाइजमेंट वर्सेस सेल्स, ये सेल्स है। ठीक है, जैसे इसको मैंने प्लॉट किया तो आप ये प्लॉट मिल रहा है, इसका मतलब आपने अगर टीवी पे एडवर्टाइजमेंट 0 रुपीज का किया तो सेल्स भी कुछ नहीं मिल रही है, फिर धीरे धीरे सेल्स बढ़ती जा रही है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे एक पैटर्न मिल रहा है आपको। एक पैटर्न क्या मिल रहा है कि अगर आप टीवी के एडवर्टाइजमेंट का बजट बढ़ाते जा रहे हैं तो सेल्स भी थोड़ा हायर साइड पे है, बट कम भी होती है उस टाइम पे। मतलब ये ऐसा वाला पैटर्न आपके पास आ रहा है। ठीक है, नाउ वही पैटर्न हम लोग चेक करने की कोशिश करते हैं रेडियो में कि क्या रेडियो में ज्यादा एडवर्टाइजमेंट देने से सेल्स बढ़ती है क्या। जब आपने इसको रन किया, रेडियो का एडवर्टाइजमेंट वर्सेस सेल्स का एडवर्टाइजमेंट, तो आपने फिर से देखा, सॉरी रेडियो का एडवर्टाइजमेंट वर्सेस सेल्स, तो आपने देखा कि जैसे जैसे आप रेडियो का एडवर्टाइजमेंट बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे सेल्स का सेल्स भी जो है वो बढ़ती जा रही है। और यहाँ देखेंगे तो यहाँ डेटा पॉइंट्स ज़्यादा है इस एरिया में। इसका मतलब ये है कि रेडियो में एडवर्टाइजमेंट देने से थोड़ा सा मुझे रिलेटिवली अभी ज़्यादा फायदा दिख रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ रेडियो में ही एडवर्टाइजमेंट दे, फायदा ज़्यादा दिखता है मुझे, ऐसा समझ आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा थिक डेंसिटी है, नीचे कम है, मतलब नुकसान कम फायदा ज़्यादा है रेडियो में एडवर्टाइजमेंट देने का। एंड देन थर्ड वन इज न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर में जैसे हमने देखा तो ये बड़ा ही ऑड सा पैटर्न दिखा। और ऑड सा पैटर्न क्या दिखा कि जब न्यूज़पेपर में आप एडवर्टाइजमेंट देते हो तो इनिशियली तो सेल्स अच्छी बढ़ती है, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट बढ़ाने से सेल्स बढ़ती है, बट बहुत ज़्यादा आप न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो तो इसका कुछ खास फायदा आपको नहीं मिल रहा है सेल्स पे उतना प्रोपोर्शनेट। ये वाला एरिया ब्लैंक है। इसका मतलब कि न्यूज़पेपर पे आप एडवर्टाइजमेंट दो बट एक लिमिटेड बजट ही वहाँ पे रखना चाहिए। प्रॉबेबली उसका रीजन ये हो सकता है कि जो आप जहाँ पे आपका जो भी आपका प्रोडक्ट है वो बेचते हैं वहाँ पे वो एक पर्टिकुलर टेरिटरी में ही है। मतलब क्या है कि आप अपना प्रोडक्ट लेट से एमपी में बेचते हैं, अगर आप अपना प्रोडक्ट एमपी में बेचते हैं और सिर्फ एमपी में ही बेचते हैं और एमपी में सभी न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट करने का कॉस्ट, सभी न्यूज़पेपर में एक दिन एडवर्टाइजमेंट करने का कॉस्ट लेट से हमारे पास आता है 10 करोड़। आपने बोला कि नहीं हम लोगों के पास न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट का बजट है 100 करोड़, तो हम एक दिन में 100 करोड़ डालेंगे। अब सभी न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे दोगे ना एमपी में, तो भी आपका बजट जो है वो 10 करोड़ ही आता है, 10 करोड़ से वो ऊपर जाता ही नहीं है। बट आपके पास बजट है 100 करोड़, आपको 100 करोड़ डालना है, तो आप क्या करोगे? आप सिंपल सी बात है कि फिर वही एडवर्टाइजमेंट आप सीजी में भी देना शुरू कर दोगे, आप महाराष्ट्र में भी देना शुरू करोगे, आप गुजरात में भी देना शुरू करोगे, आप 50 स्टेट में देना शुरू करोगे। बट यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट देने का कोई फायदा है क्या? क्योंकि आप तो अपनी सर्विसेज सिर्फ एमपी में देते हो, तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट देने का कोई खास फायदा होगा नहीं।
बट आपको 100 करोड़ डालना था तो आपने डाल दिया। यही चीज यहाँ पे यही पैटर्न निकल के आ रहा है कि आप एडवर्टाइजमेंट बढ़ा दो न्यूज़पेपर के अंदर बट फायदा नहीं हो रहा है। रीजन, दिस माइट बी द रीजन, या कुछ और भी रीजन हो सकता है, बट आप बढ़ाओगे न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट तो सेल्स पे इम्पैक्ट नहीं देखेगा। ये यहाँ पे फॉलो किया मैंने क्या बोला? यस सर। है ना, तो ये सभी पैटर्न्स होते हैं। जबकि नेशनल लेवल पे टीवी और रेडियो होता है तो इसलिए उसका फायदा हमको यहाँ पे मिल रहा है, या सॉरी रेडियो और टीवी बहुत ज्यादा टारगेटेड आपने किया तो शायद फायदा उसका मिल रहा है, बट स्टिल दिस इज वन ऑफ द रीजन। मुझे पता नहीं कि वही रीजन था। ठीक है, चलो अभी रिग्रेशन रन करते हैं। तो रिग्रेशन करने के लिए मैंने क्या किया, तो यहाँ से मैंने सिंपल सी बात है, लीनियर रिग्रेशन, लीनियर मॉडल से लीनियर रिग्रेशन इंपोर्ट किया। अभी लीनियर रिग्रेशन रन करके दिखाऊंगा, देन एसवीआर रन करके दिखाऊंगा। तो लीनियर रिग्रेशन मैंने इंपोर्ट किया है लीनियर मॉडल से, और लीनियर रिग्रेशन यहाँ पे रन कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या करा, पहले वही 4 स्टेप, वही 4 स्टेप्स। पहला, इंपोर्ट करो। दूसरा, ऑब्जेक्ट बनाओ। तीसरा, फिट करो। चौथा, प्रिडिक्ट करो। ठीक है, ये 4 चीजें करनी है। इंपोर्ट आपने यहाँ पे करा, फिर ऑब्जेक्ट जो था वो आपने यहाँ पे बनाया, फिर आपने फिट किया, तो ये तीसरी स्टेप। उसके बाद प्रिडिक्ट किया। तो 1 2 3 एंड 4, 4 स्टेप्स। ठीक है, वही 4 स्टेप्स यहाँ पे है। इंपोर्ट किया, देन मैंने ऑब्जेक्ट बनाया रिग्रेशर नाम का। इसमें एक्स और वाई वेरिएबल मैंने अलग अलग कर लिए। मैं अभी रिग्रेस कर रहा हूँ सिर्फ टीवी के बेसिस पे, यानी सिर्फ टीवी मैंने लिया है, एक ही वेरिएबल लिया है, उस पर रिग्रेशन रन कर रहा हूँ। फिट किया एंड देन प्रिडिक्ट किया। प्रिडिक्ट करने के बाद मैंने आर स्क्वायर भी निकाल लिया ताकि आर स्क्वायर की वैल्यू मिल जाए। सिर्फ टीवी के बेसिस पे आर स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास ये रही 61 के ऊपर। ठीक है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आ गई है। अब मैंने क्या किया, सिर्फ टीवी पे रन किया था, मतलब एक ही चीज पे रन किया था, पर मेरे पास तो 3 वेरिएबल है, तीनों पे रन करता हूँ, देखता हूँ आर स्क्वायर की वैल्यू सुधरती है क्या लीनियर रिग्रेशन में। प्रिडिक्ट और ये आर स्क्वायर, तो आप ये देखो आर स्क्वायर की वैल्यू सुधर गई है। दैट मीन्स दिस मॉडल इज बेटर देन दिस। ऑफ कोर्स होगा ही सही, वहां पे आपने सिर्फ एक वेरिएबल लिया था टीवी वाला, यहाँ पे आपने टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर तीनों को लेकर आपने जब रन किया तो आपका मॉडल अच्छा आया है। ठीक है, अब उसको ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया और फिर आपने वापस से मॉडल रन किया ट्रेनिंग पे और प्रिडिक्ट किया टेस्टिंग पे। तो जब आपने टेस्टिंग पे प्रिडिक्ट किया तो आपको मॉडल अच्छा निकल के आ रहा है, मतलब मॉडल ओवरफिटेड नहीं है, इट्स गुड। ठीक है, सेम चीज आप ट्रेन भी कर सकते थे। ठीक है, ट्रेन पे भी रन कर सकते। ठीक है, अभी मैं रन नहीं कर रहा, बट एनीवेज आपका लीनियर रिग्रेशन मॉडल तो यहाँ पे आ गया। अब वही आप सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन देख रहे हैं। अब सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन के लिए क्या करोगे, वही 4 स्टेप्स। क्या क्या 4 स्टेप्स हैं, क्या क्या 4 स्टेप है, इंपोर्ट, ऑब्जेक्ट डिक्लेयर, फिट एंड प्रिडिक्ट। ये नॉर्मल होता है, बट यहाँ पे आप अलग कर रहे हैं। यहाँ पे आपने क्या करा कि कर्नल जो है वो लीनियर लिया है, लीनियर कर्नल लिया तो वो रिग्रेशर के लिए काम करता है। तो आपने एसवीसी यूज किया था, याद हो पिछले वाले मॉडल में आपने क्या किया था, पिछले वाले मॉडल में आपने क्या किया था, तो पिछले वाले मॉडल में आपने यूज किया था सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर। सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर, यहाँ पे मैं क्या यूज कर रहा हूँ, सपोर्ट वेक्टर रिग्रेसर। सपोर्ट वेक्टर रिग्रेसर एसवीआर यूज कर रहा हूँ, पहले एसवीसी यूज किया था, अभी एसवीआर यूज कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स मुझे लग रहा है डेटा लीनियर होना चाहिए, क्योंकि ये पैटर्न्स मैंने देखे थे, ये पैटर्न मैंने देखे तो मुझे डेटा लीनियर लगा। ठीक है, एटलीस्ट इन दोनों चीजों में मुझे डेटा लीनियर लग रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे कर्नल भी लीनियर ले रहा हूँ। आप अपने हिसाब से कर्नल ले सकते हैं ऐसा प्लॉट करके। तो सपोर्ट वेक्टर रिग्रेसर लिया, उसका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया और कर्नल लिया लीनियर, फिर उसके बाद किया फिट, उसके बाद किया प्रिडिक्ट, वही 4 स्टेप। तो फिट किया एक्स पे, प्रिडिक्ट किया एंड देन आर स्क्वायर देखा तो आर स्क्वायर 0.89 आ गया। ठीक है, तो ये रिग्रेशन आ गया, सपोर्ट वेक्टर रिग्रेसर रन हो गया है। फिर वही ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में किया एंड देन प्रिडिक्ट किया एंड हियर यू। तो ये आपका इस तरह से सपोर्ट वेक्टर रिग्रेसर रन होता है।
क्लियर? सतेज, आई थिंक आप ढूंढ रहे थे सपोर्ट वेक्टर रिग्रेसर का कोड, Yes, yes, yes. है ना? ये रिग्रेसर का कोड तो आ गया है। रैंडम फॉरेस्ट का भी जब रैंडम फॉरेस्ट में बताऊंगा तब आपको Okay, sir. कोड मिल जाएगा। बट हाँ, एक चीज और है जो मैं पहले भी आप लोगों को बताया कि those who have not completed Python and SQL 5-star on HackerRank जल्दी कंप्लीट करो उसको। साथ में जो कंपटीशन चल रहा है वो तो चल ही रहा है। जिन लोगों ने MySQL अभी नहीं पढ़ा है, अगर SQL का पुराना नॉलेज है तो उसके बेसिस पे उसको 5 स्टार ले लो। अगर नहीं आता है SQL तो कोई बात नहीं, वेट करो जब हम लोग कंप्लीट करेंगे। मीनवाइल आप लोग क्या कर सकते हैं, एक और चीज मैंने आपको बताया था कि मीनवाइल आप लोग एक और असाइनमेंट कर सकते हैं कि कैगल से जाके हाउस प्राइस प्रेडिक्शन, हाउस प्राइस प्रेडिक्शन ब्रेक हो रही है सर, वॉइस ब्रेक। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि कैगल पे से आपको हाउस प्राइस प्रेडिक्शन वाला जो चैलेंज है इस पे ट्राई करो कंप्लीट करने का। ये रिग्रेशन का चैलेंज है। तो रिग्रेशन में आपने लीनियर रिग्रेशन पढ़ लिया है और आज मैंने एसवीआर भी पढ़ा दिया है। तो इन दोनों के बेसिस पे ट्राई करो कि आपका जो भी सबमिशन हो वो कुछ अच्छी रैंक लेके आए, हाउस प्राइस प्रेडिक्शन। एंड देन जो अपना कंपटीशन चल रहा है वो तो चल ही रहा है, लोन डिफॉल्टर्स वाला, क्रेडिट रिस्क वाला, तो वो तो आपकी टीम के साथ आप कर ही सकते हैं। ठीक है, तो ये तो 2 वीक का है, बट ये भी एक चैलेंज है जिसको आपको कंटिन्यू करना है। ये रिग्रेशन का है और ये क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो सभी लोगों के लिए है, ये वाला चैलेंज भी करना है और ये वाला भी करना है। बट अभी तो खैर इसके ऊपर तो अपने को काम करना ही है क्योंकि ये तो हमारा नेक्स्ट 2 वीक के अंदर है। बट अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तभी आप कर पा रहे हैं तो इसके ऊपर भी पैरेलली काम करो। ये लंबा है, इसमें कोई टाइमलाइन फिलहाल आपके पास नहीं है, बट दिस इज समथिंग 2 वीक्स टाइम। तो आपकी टीम के साथ आप काम करो, इसको सबमिट करो। अभी तक मेरे पास एक भी सबमिशन नहीं आया है। इट्स सैटरडे एंड संडे, तो आई वाज होपिंग कि कुछ आपके पहले सबमिशंस आ जाएं, बट नहीं आए, कोई बात नहीं। ट्राई करो, इसको सबमिट करने की कोशिश करो। इसको आप कैगल पे से भी देख सकते हो, कैगल पे भी ये मिल जाएगा, वहाँ पे सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे आपको। ठीक है, यू कैन ट्राई दैट सॉल्यूशन, उसको रेफर करने की कोशिश करो, उससे सीखो कि लोगों ने क्या किया है। तो इसलिए बोल रहा हूँ ये ओपन बुक है। मैं यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से नहीं देख सकते, वहाँ नहीं देख सकते, कहीं से भी आपको कोई भी हेल्प मिल रही है लो, ट्राई करो एंड ट्राई टू कम आउट विद अ सॉल्यूशन विच इज बेस्ट। बट ये भी ध्यान रखना कि अगर आप देख रहे हो तो दूसरे लोग भी देख रहे हैं, तो स्टिल इट इज अ कंफर्टेबल। सर ये 100% भी आ सकते हैं क्या हाउस प्राइस प्रेडिक्शन में? आ सकते हैं, बट टेस्टिंग की एक्यूरेसी आनी चाहिए। ट्रेनिंग की 100% आई तो कोई काम की नहीं है। टेस्टिंग डेटा पे वो काम करना चाहिए 100%, तो अच्छा है। क्योंकि अगर ट्रेनिंग पे 100% आ गई और टेस्टिंग पे 90% ही आई, मतलब आपने ओवरफिटेड मॉडल बनाया है, काम का नहीं है वो। मतलब काम का है बट स्टिल इट कुड बी बेटर, ऐसा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें कंप्लीट करो फटाफट। अब अगले वीक मिलते हैं। अगले वीक तक एटलीस्ट मुझे इसके तो सबमिशन सभी टीम से मिल जाने चाहिए, लोन डिफॉल्टर्स को लेके। ठीक है सर, ये वही डेटा है ना जो आपने सेंड किया था लोन डिफॉल्ट वाला? हाँ बाबा, क्रेडिट रिस्क वाला ये इसका केस भी हम लोग कर चुके हैं, कल भी मैं दिखाया था। वो ऑलरेडी हम रन किए हुए हैं, लीनियर रिग्रेशन रन किया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन रन किया था उस पर। अब उस पर आप रन कर सकते हो लॉजिस्टिक रिग्रेशन, KNN, नेवबेस, देन आज मैंने SVM भी पढ़ा दिया। तो ये 5 चीजें रन करके देख लो, 4 चीजें। ठीक है, निकाल के कोशिश करो, इसमें कुछ अच्छा आता है। ओवरफिटिंग भी बता दी, कैसे ओवरफिटिंग को एड्रेस करते हैं ये भी बताया, सब चीजें बताइए। अभी धीरे धीरे ये इम्प्लीमेंट करना शुरू करो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे पास कुछ सबमिशंस आ जाए। ट्राई करो एंड क्योंकि ये करोगे तो आपको काफी फायदा होगा, इंटरव्यूज में भी बहुत फायदा होगा कि भाई मेरे पास अभी एक्यूरेसी अच्छी नहीं आ रही, कैसे इंप्रूव करूँ। तो आप ये आइडियाज दे सकते हैं, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, इससे करने से होता है। सामने वाला अगर क्रॉस क्वेश्चन करेगा तो आप कॉन्फिडेंटली जवाब भी दे पाओगे कि हाँ RBF का यहाँ पे फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है, क्यों पड़ता है, सी का क्या मतलब होता है, गामा का क्या होता है, गामा करोगे तो सही आएगा। ये चीजें आप बताओगे तो फिर कॉन्फिडेंस आएगा इंटरव्यूअर को कि आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, उसके लिए यूजफुल है और आपके हायरिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो यही आपको करना है। ऑल द बेस्ट करो इसको। नेक्स्ट वीक में हम लोग फिर ट्री बेस्ड मॉडल शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्लासिफिकेशन का एक एरिया कंप्लीट हुआ। अब ट्री बेस्ड मॉडल के थ्रू क्लासिफिकेशन कैसे होता है वो अगले वीक में हम लोग जानेंगे। ठीक, सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू सर। बाय सर। Bye. Bye.